अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा पेपर है वो है आईजीसीएसई फिजिक्स का पेपर 2 एक्सटेंडेड 062523 अक्टूबर नवंबर 2024। ठीक है, 45 मिनट्स का पेपर है। हमने अपना नाम, सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर और कैलकुलेटर नंबर, अपने कैलकुलेटर का नाम हमने लिख दिया। ओके, अब वो क्या कह रहे हैं, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है विच लिस्ट कंटेन्स ओनली वेक्टर क्वांटिटीज। ओनली क्या मतलब, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर होनी चाहिए। एक्सेलरेशन वेक्टर है, सही है। डिस्टेंस वेक्टर है, नहीं। तो ये हमारे पास पहली ऑप्शन ही गलत हो गई। ओके, गलत हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, यस। मोमेंटम वेक्टर है, यस। वेट वेक्टर है, यस। क्यों वेट वेक्टर क्यों है? वेट इज अ फोर्स, फोर्स के बाद एक डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एनर्जी इज अ वेक्टर, नो, एनर्जी इज अ स्केलर, गलत हो गया। ये गलत हो गई है। फोर्स इज अ वेक्टर, यस। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, गलत। ओके, आगे आ जाओ। अब आगे वो क्या कह रहा है, आगे वो कह रहा है द ग्राफ शोज द टॉल ग्राफ शोज हाउ द वेलोसिटी ऑफ एन एलिवेटर वेरीज विद टाइम। ओके, एलिवेटर स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड फ्लोर ऑफ द टॉल बिल्डिंग। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं। ये पहला है, ये इसको बल्कि हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे। ये पहला फॉरवर्ड कर लेते हैं, ये दूसरा, और ये हम कर लेते हैं तीसरा। अच्छा, ये हमने एक एलिवेटर बना दिया यहाँ। एलिवेटर अब हो गया। द पॉइंट पी इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द एलिवेटर जर्नी। अच्छा, ये हमारे पास, इसको हम कह देते हैं पॉइंट पी। ओके, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है बट व्हेन ये पी जा रहा है, फिर ये ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी है उसकी। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी है, फिर वो जीरो हो रहा है। क्या मतलब? अच्छा मेरे भाई देखो, कहाँ गया, हाँ जी, वो क्या कह रहा है, ये देखो पी, अब ये एलिवेटर ऊपर गया, ऊपर गया, ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये जब ऊपर गया, ये इसका इसने ये किया। अब जब ये ऊपर गया तो इधर इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है इधर, क्या इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, वो वहाँ स्टेट रहा, कुछ टाइम के लिए वो रहा, और उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो गई। क्यों? क्योंकि वो ऊपर गया, मैक्सिमम पॉइंट पे गया, फिर वो अपने रेस्ट में रीच हो गया। अब वो दोबारा वो नीचे आएगा। ठीक है, ठीक है, जब वो दोबारा नीचे आएगा तो अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी यहाँ v2 मैं कह देता हूँ, इसकी v2 जो है वो 0 मीटर पर सेकंड है। और इसकी अगर मैं कह दूँ v1, तो v1 है हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड। ओके, व्हेन, ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, वो थर्ड फ्लोर में दोबारा कब रीच करता है। अच्छा ओके, भाई देखो, ये जो एरिया है ना, ये क्या शो करा रहा है, ये शो करा रहा है ये वाला पाथ। इसको मैं 1 कह देता हूँ। ठीक है, ये मैं कह देता हूँ 1। ये पूरा जो पाथ है, ये 1 शो करा रहा है। ये जब पी ऊपर गया है, जब पी हमारे पास ऊपर गया है, ओके हाँ जी, जब हमारे पास ये पी ऊपर गया है, तो एलिवेटर जब ऊपर गया है, तो वो मैंने पी से शो करा दिया। पी, और ये हमारे पास क्यू था ना, यस, ये हमारे पास क्यू था। ये पी है, ये पी है, और ये क्यू है। ये पी है, ये क्यू है। तो इधर जो ये पूरा एरिया, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी अंडर, ये सारा, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये किससे रिप्रेजेंटेड है, इससे, इस एरिया से। क्यू पे इसकी वेलोसिटी ये जीरो, तो इसकी वेलोसिटी ये जीरो है, मतलब ये हमारा पॉइंट आर है। ये हमारा पॉइंट आर है। क्या मतलब? वो कुछ देर उधर ठहरा है, क्यू से आर, वो कुछ देर यहाँ ठहरा है, उसकी वेलोसिटी है कितनी, जीरो। अब वो आर से दोबारा गया है इधर, वो आर से दोबारा कहाँ चला गया, इधर। तो अब वो जब आर से तो दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, तो ये जो सारा डिस्टेंस, ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया है, इसको मैं कह देता हूँ, ये इसका एरिया अंडर द ग्राफ हो गया। वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी इज नेगेटिव। नेगेटिव वेलोसिटी क्या शो करती है, नेगेटिव वेलोसिटी शो करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऊपर पॉजिटिव वेलोसिटी थी, तो अपवर्ड डायरेक्शन थी, इसलिए हमारे पास जो ग्राफ था वो पॉजिटिव वेलोसिटी थी। जो हमारा ग्राफ वो पॉजिटिव वेलोसिटी में था, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी की अपवर्ड डायरेक्शन। अब वेलोसिटी के डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हमारे पास जो है वो नेगेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए। हमें शो करा रहा है कि ये नेगेटिव में ग्राफ है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट अपने जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और जब वो जीरो में आ गई है वेलोसिटी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो मतलब हमारे पास ये जो चीज़ आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा एस, और ये हमारे पास आ जाएगा टी। ओके,
मतलब एस टी में उसकी जो वेलोसिटी है वो है हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मतलब एस टी में वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट में दोबारा वापस आ गए। यस, थर्ड फ्लोर में था ना, ये थर्ड फ्लोर था, ये था हमारे पास पी जो था वो हमारे पास थर्ड फ्लोर था। अब वो कह रहा है कि वो थर्ड फ्लोर कब दोबारा रीच करता है, तो मैंने आपको ये सारी एक्सप्लेन की है कि सिर्फ वो एस टी में दोबारा रीच होता है, क्यू आर में वो फोर्थ फ्लोर में होता है, क्यू आर में वो फोर्थ फ्लोर में होता है। ठीक है, और हमारे पास द लिफ्ट डज नॉट रिटर्न टू द थर्ड फ्लोर, नहीं, तो वो एस टी में क्या कर रहा है, एस टी में वो किधर जा रहा है, ठीक है, वो ऊपर गया फिर वो नीचे आया, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी, हाँ जी, ऊपर गया फिर वो नीचे आया। अब आ जाओ हमारे पास तीसरा सवाल। तीसरा सवाल वो क्या फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि बच्चों मुझे बताओ, द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज रेस्ट ऑन द अर्थ। अच्छा, रेस्ट है, वो मूव नहीं कर रहा। ओके, अगर वो रेस्ट है इसका मतलब उसकी वो पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट अर्थ में पड़ा हुआ है। एक हमारे पास अर्थ ले लो, ये हमारे पास अर्थ है, और इधर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है, इसका मास है हमारे पास 1 kg। ओके, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इज रेस्ट ऑन अ प्लेनेट, इसको हम कह देते हैं अर्थ, ये हमारे पास है प्यारी सी हमारी अर्थ। अब वो हमारा क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यही आइडेंटिकल का मतलब है कि यही ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अ विद अ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, इसकी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है 9.8, आपके सिलेबस में 9.8 है, 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ जी, 9.81 होती है लेकिन अभी 9.8 है। ठीक है, आपके सिलेबस में फिर बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ट्वाइस ऑफ द अर्थ। अच्छा, तो इसका अगर मैं कह दूँ कोई प्लैनेट टू कह देता हूँ, प्लैनेट टू, बल्कि हम इसको कह देते हैं मार्स कह लेते हैं, मार्स कह लेते हैं, चलो मार्स कह लेते हैं। ठीक है, मार्स की अब जो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, इसकी है जो मार्स की है वो है 2 ऑफ अर्थ, 2 ऑफ अर्थ, मतलब 2 को हम करेंगे 9.81 से मल्टीप्लाई, 9.8 से मल्टीप्लाई। ओके, ये यस, ओके, व्हाट, अब वो कह रहा है कि मुझे बताओ विच रो कंपेयर्स द ऑब्जेक्ट ऑन द प्लैनेट अर्थ, इसका वेट क्या होगा, वेट किसका, द ऑब्जेक्ट ऑन द प्लैनेट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ, मतलब इसका जो वेट है, अगर मैं इस ये जो ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट तो रखा ही नहीं, ऑब्जेक्ट कहाँ गया है भाई, ऑब्जेक्ट इस मार्स के सरफेस के ऊपर ऐसे रेस्ट कर रहा है। ठीक है, इधर हम मैंने कहा कि ये हमारा पास एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट इसका मास कितना है, मास तो वही है ना, मास तो चेंज नहीं हो रहा ना, मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास कभी भी चेंज नहीं होता। ये हमारे पास आ गया 1 kg। ओके, अब इसका वेट क्या हो जाएगा, देखो अभी वेट क्या होता है, वेट हमारे पास, वेट का फॉर्मूला है हमारे पास W इज इक्वल टू mg। अगर मैं इसका वेट निकालूं अर्थ पे, अर्थ पे हमने वेट निकाला तो उसका मैस तो वही है, जी हमारे पास आएगा, ये हमारे पास है अर्थ पे वेट, मून मार्स पे वेट लगा रहे हैं, मार्स पे। ठीक है, हमने कहा वो सेकंड प्लैनेट का मास ले, मास तो वही रहा है, मास तो वही रहा है, जी क्या हो गया, उसकी जो जी है वो है 2g, तो हमारे पास आ गया 2 mg। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेट, ये देखो ये है हमारे पास mg, ये हमारे पास mg, क्या मतलब कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ इस चीज़ में रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारे पास बन गया वेट ऑफ मार्स इज इक्वल टू 2 वेट ऑफ अर्थ। ओके, ट्वाइस है, डबल है, हाँ जी, तो हमारे पास ये ऑप्शन होगी, या ये हो सकती है या ये हो सकती है। अब वो क्या फरमा रहे हैं, वो क्या फरमा रहे हैं, एक्सेलरेशन व्हेन अ हॉरिजॉन्टल सेम हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू द अर्थ इक्वल, क्यों है बताता हूँ भाई, सब्र करो। कैसे, तो ये देखो, एक हमने एक यहाँ लगा दिया ग्रीन से करते थे, ये हमारे पास एक हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट, इसका मास कितना, 1 kg। ठीक है, इसका मास है हमारे पास 1 kg। अब इसमें कह रहे हैं सेम हॉरिजॉन्टल फोर्स, मैं कहता हूँ एफ है, इधर एक एफ अप्लाई हो रही है, एफ है, उसको मैं कह देता हूँ लेट्स से 10 न्यूटन। ये हमारे पास अर्थ के लिए, ये अर्थ की सरफेस है। अब मैं कहता हूँ मार्स के लिए मैं बना लेता हूँ, मार्स के हम लगा देते हैं ब्लू से, ये लो भाई मार्स के लिए हम बना देते हैं, ये लो, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया,
मास कितना है 1 kg। फोर्स कितनी है, फोर्स वही सेम फोर्स है, सेम रिजल्टेंट फोर्स है, हॉरिजॉन्टल सेम रिजल्टेंट फोर्स है। इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास आ गया मून की सरफेस। हाँ जी भाई, अब वो क्या फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं एक्सेलरेशन क्या है। यार एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ। क्या है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ये ए कौन सी होती है, यहाँ ए होती है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ये हमारे पास कौन सी फोर्स होती है, एफ इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स। ओके, द मास रिमेन्स द सेम। ऐसी बात है, दोनों चीजों में मास कितना है, 1 kg का मास है। यस यस यस, मून में भी अर्थ में भी। द फोर्स रिमेन द सेम, ही हैज सेड इट, ही हैज सेड कि acceleration when the same horizontal force is applied, the force remains the same। अच्छा, when the force remains the same इसका क्या मतलब है कि acceleration के लिए हम कैसे निकालेंगे, acceleration कहाँ गया हमारे पास, ये acceleration is equals to f over m। ये हमारे पास आ गई बात, एक्सेलरेशन हमारे पास आएगी f ओवर m से, f इज द सेम, m इज ऑल्सो द सेम। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या बनी, एक्सेलरेशन हमें बनी इक्वल टू दैट ऑन अर्थ, दोनों जो है वो एक दूसरे के बराबर हो गए। अब आ जाओ हमारे पास चौथा सवाल। ठीक है, इसको एक्सप्लेन मैंने ज़्यादा कर दिया बहुत डिटेल में। इंजीनियर रिसर्च द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स यूज्ड एज कूलेंट्स। ओके, नोट कोई भी मिक्स नहीं होता वाटर के साथ। ओके, हर को each liquid is poured in turn into a container of water, the density of water is this which liquid rises। देखो, जो अगर देखो यार, पहले मैं वही बात बताता हूँ। ये देखो, अगर ये मैंने ले लिया पानी, ठीक है, ये मैंने पानी ले लिया, बल्कि नीले कलर से बनाते हैं, पानी हरा का हो जाता है। ये लो पानी ले लिया मैंने, ये हमारे पास है पानी। इसकी डेंसिटी कितनी होती है, पानी की डेंसिटी आपको भी याद होनी चाहिए, ठीक है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ग्राम से कितनी होती है, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास होती है एक ओ ओ वन वन ग्राम्स, वन ग्राम्स, वन ग्राम्स, 1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी उसने इसमें दिया हुआ है क्या कहते हैं केजी मीटर पर में, तो हम इसमें कर लेते हैं। अब यार देखो, अगर मैं आपको कह दूं एक मिट्टी है, सैंड, आप बाहर जाओ और सैंड उठाओ और आप इसको जब पानी में डालते हो तो क्या वो फ्लोट करती है या क्या वो सिंक करती है, क्या वो पानी के ऊपर बैठ जाती है या वो पानी के अंदर चली जाती है, वो डूब जाती है, वो पानी के अंदर चली जाती है। क्या मतलब, क्या सैंड जो है उसकी जो डेंसिटी, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सैंड की जो डेंसिटी है, सैंड की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है। ठीक है, आप कोई मेटल का सरिया उठाओ या मेटल की कोई चीज़ उठाओ, वो आप पानी में डालो, क्या वो फ्लोट करेगा, नहीं, वो नीचे गिर जाएगा, वो पानी के अंदर डूब जाएगा, वो सिंक हो जाएगा। वाई, बिकॉज मेटल की जो डेंसिटी है वो हमारे पास पानी से कहीं ज़्यादा है। ओके, अब हमारे पास आ गई बर्फ़। बर्फ़ उठाओ, बर्फ़ जाओ फ्रिज से बर्फ़ उठाओ और फ्रिज में से बर्फ़ को आप पानी में डालो, क्या वो नीचे जाएगी, नहीं, वो नहीं जाएगी नीचे। क्यों, क्योंकि जो बर्फ़ की जो डेंसिटी है, बर्फ़ की डेंसिटी पानी से कम है, पानी की डेंसिटी बर्फ़ से ज़्यादा है, इसलिए बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, वो पानी के अंदर नीचे नहीं जाती, वो पानी के अंदर डूबती नहीं है, वो फ्लोट करती है, वो इस सरफेस पे, वाटर की सरफेस पे यहाँ फ्लोट कर रही होती है। अब आ जाओ, वो क्या फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि मुझे बताओ कि कौन सा विच लिक्विड राइजेस टू द सरफेस। क्या मतलब, कौन सा लिक्विड जो है वो फ्लोट करता है पानी के ऊपर। हमने ये पानी में डाल दिया, इसको हमने इस जी को पानी में डाला, इसको हमने पानी में डाला, इसको हमने पानी में डाला, कौन सी सरफेस जो है वो फ्लोट कर रही है पानी के ऊपर। मैंने भी बताया कौन सी सरफेस फ्लोट करेगी, बर्फ, बर्फ वाली एग्जांपल लो, बर्फ की डेंसिटी पानी से कम है, बर्फ की डेंसिटी जब पानी से कम है, इसका क्या मतलब हुआ कि बर्फ की डेंसिटी, बर्फ फ्लोट करेगी। अब वही चीज फ्लोट करेगी जिसकी डेंसिटी पानी से कम हो, तो पानी से कम किसकी डेंसिटी है, जी की नहीं है, वाई की नहीं है, एक्स की है, तो इसलिए हम कहेंगे इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा एक्स, ए, सिर्फ ए राइज करेगा।
ठीक है, सारी डेंसिटी की कहानी है। बर्फ की कहानी को याद रख लो, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। बर्फ, मेटल और सैंड आपको पता चल जाएगा। अब वो क्या फरमा रहे हैं? अब भाई वो फरमा रहे हैं, हमारे पास एग्जामिनर साहब फरमा रहे हैं, डायग्राम शोज अ कार मूविंग अलोंग अ रोड, इंजन की फोर्स हमारे पास 1500 न्यूटन, ड्रैग फोर्स जो रेजिस्टिव फोर्स है वो है 200 न्यूटन, बट इज द मोशन ऑफ द कार, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स इज फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, राइट माइनस लेफ्ट। 1300 न्यूटन की फोर्स आ गई, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है 1300 न्यूटन। द रिजल्टेंट फोर्स क्या कहती है? मतलब रिजल्टेंट फोर्स अगर मौजूद है तो इसका मतलब हमारे पास m इंटू रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, क्या मतलब F इज इक्वल टू ma होता है। मास उसने दिया, हमें मास तो दिया भी नहीं है, मास हमें नहीं दिया, लेकिन हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमें बस देखना है। अगर 1300 न्यूटन की फोर्स है, इसका मतलब मास तो उसका कोई होगा, एक्सेलरेशन भी इसकी कोई मौजूद होगी। एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। यस, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मतलब कांस्टेंट, क्या मतलब? इसका मतलब कांस्टेंट रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, और एक्सेलरेशन है, डिसेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, डिसेलरेशन होती है, इसको मैं कह देता हूँ डिसेलरेशन के लिए भी डिसेलरेशन होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहती है, इसका मतलब पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है उसकी वेलोसिटी। तो अब इसकी हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ गई? इसमें हमारे पास आ गई इंक्रीजिंग स्पीड फॉरवर्ड, आगे जा रहा है पीछे नहीं जा रहा, फॉरवर्ड रिजल्टेंट फोर्स आगे है, और एक्सेलरेशन उसकी पॉजिटिव है। जी भाई, अब आओ नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल, हाँ जी, वो क्या फरमा रहे हैं? हाँ जी, इसको भाई हमने देखो, इसको मैंने पहले ही आपको ये कर दिया है। ये क्या फरमा रहे हैं? ये फरमा रहे हैं कि अ पेयर ऑफ कटर यूज्ड टू कट अ रोप which where should be the rope position and at which label point should be the hand position to produce the greatest cutting force। ये जो कटिंग फोर्स है ना, ये सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी फोर्स सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, इसको मैं कह देता हूँ F1 सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ये पिवट है, इसका हम कह देते हैं पिवट। इसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, और इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये वो पूछ रहा है। ये यही पूछ रहा है वो, जी हाँ जी, यही पूछ रहा है। आप देखो यार, इनिशियल मोमेंट जब हमने यहाँ रस्सी डाली हुई है, ठीक है, यहाँ हमने रस्सी रख दी, क्या इसके पास इनिशियल कोई मोमेंट है? इनिशियल मोमेंट तो है जीरो। क्यों? क्योंकि हमने इसको काटना नहीं शुरू, जब हमने काटा, जब हमने इसको अप्लाई किया, तो इनिशियल मोमेंट क्या, अब क्या और मोमेंट हो जाएगा? अब जब वो रुक गया, हमने काट दिया, जब उसने काट दिया तो फाइनल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो इनिशियल मोमेंट इक्वल टू फाइनल मोमेंट। इनिशियल मोमेंट जीरो न्यूटन मीटर, फाइनल मोमेंट जीरो न्यूटन मीटर। ये क्या लग रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। रिजल्टेंट मोमेंट इज जीरो न्यूटन मीटर। रिजल्टेंट मोमेंट, जो रिजल्टेंट इनिशियल रिजल्टेंट मोमेंट जीरो है, इनिशियल फाइनल मोमेंट मोमेंट जीरो है। इनिशियल रिजल्टेंट मोमेंट क्या है? जीरो, कोई मूव ही नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। फाइनल रिजल्टेंट मोमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को अगर हम माइनस क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट माइनस टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो वो जीरो के बराबर होना चाहिए। टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है? F1D1, कटिंग का, कटिंग का ये एफ कटिंग फोर्स है, ये हमें चाहिए, F1 चाहिए। ग्रेटेस्ट कटिंग फोर्स के मतलब है कि हमने यहाँ से सबसे ग्रेटेस्ट फोर्स कौन सी होगी, वो ये पूछ रहा है। D1 क्या है? डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है, रोप का डिस्टेंस, रोप का, रस्सी का डिस्टेंस, जैसे यहाँ रस्सी होगी, यहाँ रस्सी होगी, किधर होगी रस्सी? D2 F2 क्या है? हाथ, जो हम हाथ अप्लाई कर रहे हैं, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। D2 क्या है? हमारा हाथ किधर, उसकी पोजीशन क्या होगी हाथ की। अब वो क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं हमें F1 चाहिए। F1 हम कैसे सब्जेक्ट बनाएंगे? F1 इक्वल टू D1, तो F1 आ जाएगा F2 D2 ओवर D1। F1 आ जाएगा F2 D2 ओवर D1। हमें F1 चाहिए, हमें ग्रेटेस्ट कटिंग फोर्स चाहिए, हमें वो फोर्स चाहिए जिसकी वजह से हमारे पास रस्सी जो है वो मैक्सिमम फोर्स से कट हो जाए। मैक्सिमम फोर्स हमें चाहिए रस्सी को काटने के लिए। तो रस्सी को काटने वाली ये वाली फोर्स है, ये वाली फोर्स नहीं है, ये वाली फोर्स हाथ वाली है, ये वाली फोर्स वो है जो हम हाथ को अप्लाई कर रहे हैं। अब इसका वो क्या कह रहा है कि हमें F1 ज़्यादा चाहिए।
F1 ज़्यादा कब होगा? जब आपके पास न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा। क्या मतलब? F2 हमें ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करो, D2 ज़्यादा दो, ज़्यादा उसका डिस्टेंस बढ़ाओ, D1 कम करो, रस्सी का डिस्टेंस पिवट से कम करो, तो हमारे पास डी F1 सबसे ज़्यादा आएगा। क्या मतलब? F2 को ज़्यादा करो, हाथ की फोर्स को ज़्यादा करो, कहाँ गया ये रहा, हाथ की फोर्स को ज़्यादा करो, डिस्टेंस को ज़्यादा बढ़ाओ, और ये D1 रस्सी का डिस्टेंस पिवट से कम करो। जितना कम करोगे उतनी ज्यादा फोर्स आएगी। क्यों? न्यूमिनेटर शुड बी मोर, डिनोमिनेटर शुड बी लेफ्ट लेस, ताकि हमारे पास जो फोर्स आए, कटिंग फोर्स, वो सबसे ज्यादा आए। जितनी जितना ज्यादा न्यूमिनेटर होगा, जितना कम डिनोमिनेटर होगा, उतना ज्यादा हमारे पास फोर्स होगी। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा? F2 शुड बी ज्यादा, यस, ये ज़्यादा हो, D2 भी ज़्यादा हो, D2 ज़्यादा हो, D2 हमारे पास है हाथ का डिस्टेंस, तो D2 हमारे पास होगा S, या S होगा। और D1 कम होना चाहिए, D1 होना चाहिए फिर कम, D1 है Q पे, तो D1 होना चाहिए Q। तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा D। D1 का डिस्टेंस कम है, रस्सी का डिस्टेंस कम है, और हाथ का डिस्टेंस ज़्यादा है, और हाथ की फोर्स भी ज़्यादा है, न्यूमिनेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो हमारे पास कटिंग फोर्स जो है, जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज जो फोर्स है, वो हमारे पास ज़्यादा होगी। अब वो क्या फरमा रहे हैं? अब वो फरमा रहे हैं कि टेल मी द इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज द रेट, इम्पल्स इज द चेंज ऑफ मोमेंटम। या भाई ये होता है एफ इज इक्वल इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल पी। इसको हम कहते हैं इम्पल्स, इसको हम कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स का देखो यूनिट भी न्यूटन सेकंड है ना। न्यूटन सेकंड किसका होता है? इसका न्यूटन होता है, इसका न्यूटन होता है, और इसका सेकंड होता है। मतलब अब चेंज ऑफ मोमेंटम, हमारे पास टाइम तो है नहीं, तो हम चेंज ऑफ मोमेंटम लगा देंगे। चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? What is define momentum? Mass into velocity. Linear momentum की definition. What is momentum? Change in momentum is final momentum. क्या ये मैं दिखा देता हूँ ना, ऐसे ऐसे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम बच्चों है हमारे पास, 20 को 10 से करो, माइनस 20 को 6 से करो, इसमें हमारे पास आ जाएगा 80 आ जाएगा। इसका आप आंसर निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 न्यूटन सेकेंड। 80 की ऑप्शन है, ये वाली ऑप्शन हमारे पास आंसर आ गया। आगे आ जाओ भाई, आगे वो क्या फरमा रहे हैं? यूजफुल एनर्जी इज ऑब्टेन कितनी, वो कह रहा है कौन सी एनर्जी जो है वो सन की रेडिएशन पे डिपेंडेंट है। आपके सिलेबस में सिवाय क्या कहते हैं GNT के, हर जो एनर्जी है वो सन से आती है। जी क्या होती है? जी होती है जियोथर्मल, ओके, और एन होती है हमारे पास न्यूक्लियर, सारी फिजन फ्यूजन वगैरह, ठीक है, न्यूक्लियर। और टी होती है हमारे पास टाइडल, ठीक है, टी हमारे पास होती है टाइडल एनर्जी। ओके, तो हमारे पास क्या रह गया है, क्या कहते हैं सन, अभी उसने कहा सन वाटर वेव करती है, ठीक है, आपके सिलेबस में है ऑल, आपके सिलेबस में GNT के अलावा सब जो है वो आप क्या कहते हैं सन से एनर्जी लेती है। जियोथर्मल नहीं, विंड लेती है, वाटर बिहाइंड हाइड्रोडायनामिक्स लेती है, ठीक है, कैसे लेती है आपके सिलेबस में है, आपने ये कर लेना है याद कि GNT के अलावा हर चीज जो है वो लेती है, ठीक है, वाटर वेव लेती है, विंड लेती है, वाटर बिहाइंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स लेती है। ओके, वाटर लेगी तो वाटर बिहाइंड वो भी लेगी। ओके, अब हम क्योंकि ये आपके सिलेबस में है कि ऑल एनर्जी रिसोर्सेज आर फ्रॉम सन इन योर सिलेबस, डिपेंडेंट ऑन सन इन योर सिलेबस एक्सेप्ट GNT, जियोथर्मल, न्यूक्लियर एंड हाइडल। आगे आ जाओ आप, आगे वो क्या फरमा रहे हैं? आगे वो फरमा रहे हैं अ बॉक्स ऑफ मास 2 kg स्लाइड डाउन अ स्लोप। ओके, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द डिक्रीज इन GPE स्टोर्ड इन द, अच्छा वो नीचे जा रहा है, तो GPE का हमारे पास फॉर्मूला है, GPE का हमारे पास फॉर्मूला है mg डेल्टा h। व्हाट इज m? m हमारे पास 2 kg का है, 29.8। व्हाट इज द h? 5। h इज द हॉरिजॉन्टल, ये वाला देखना है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल हाइट, तो h है हमारे पास 5। h को आप 5 करोगे, h को हमने 5 कर लिया, हमारे पास आंसर आया 98 जूल्स। ये वाला हमारे पास आंसर। आगे आ जाओ। हाँ जी, अच्छा ये अच्छा सवाल लग रहा है। द डायग्राम शो द पाथ ऑफ अ लॉन्ग जंपर।
ठीक है। पी आर इज वेयर शी लैंड इज ऑन द सेम सरफेस। अच्छा, वो कह रहा है कि हमारे पास ये जो आया ना पी, ये सेम है। ओके ओके, जितनी पी में एनर्जी होनी चाहिए अगर आर में होनी चाहिए, अगर एयर रेजिस्टेंस निगलेजिबल नहीं है तो लॉन्ग जंपर एक्सपीरियंस। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस निगलेजिबल है तो मतलब पी में जितनी इसकी एनर्जी है वो आर में नहीं मौजूद होगी, वो पूरी की पूरी आर में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी जो इधर है इस पाथ में थोड़ी सी एयर रेजिस्टेंस में लॉस हो जाएगी एनर्जी, एयर रेजिस्टेंस में थोड़ी सी एनर्जी लॉस हो जाएगी। अब वो कह रहा है किनेटिक एनर्जी एंड जीपी स्टोर्ड बिटवीन पी एंड आर। अच्छा यार देखो, देखो भाई, देखो देखो देखो, पी में उसके पास कोई जीपी है? जीपी पी में नहीं है, 0 जूल्स है जीपी। ओके, पी में जीपी 0 है तो मतलब हमारे पास सारे जी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बात है, के ई मैक्सिमम है, के ई इज मैक्सिमम, के ई मैक्सिमम होनी चाहिए। यस यस यस, के ई इज मैक्सिमम। ये हम याद लिख भी लेते हैं, ग्रीन से लिखते हैं। ठीक है, के ई मैक्सिमम होनी चाहिए, के ई हमारे पास होनी चाहिए मैक्स, जी पी ई हमारे पास होनी चाहिए 0। क्यों 0? क्योंकि हाइट ही नहीं है, कोई हाइट ही नहीं है तो वो क्या करेगा। अब क्यू में हमारे पास क्या, क्यू में मैं मान गया ये मैक्सिमम पॉइंट है, मैं मान गया ये मैक्सिमम पॉइंट है। अब क्या इसकी वेलोसिटी रनर की 0 है? यार 0 नहीं है, मिनिमम है, मिनिमम आप कह लो, 0 नहीं कह सकते। क्यों 0 नहीं कह सकते? क्योंकि रनर रेस्ट पे नहीं आ रहा। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि वो रेस्ट पे आता है, लेकिन वाकई वो रेस्ट पे नहीं आ रहा। ठीक है, अभी वो वाकई वो रेस्ट में नहीं आ रहा। जैसे बॉल के लिए तो होते हैं ना कि आप हवा में फेंको तो वो एक पॉइंट के लिए वहाँ 0 हो जाती है। रनर इस मैक्सिमम पॉइंट में रेस्ट में नहीं आ रहा, तो यहाँ इसका क्या मतलब हुआ, वी मिनिमम होनी चाहिए, के ई हमारे पास मिनिमम होनी चाहिए, जीपी ही हमारे पास मैक्सिमम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास हाइट सबसे ज़्यादा है। आर में हमारे पास क्या होनी चाहिए? यार देखो, आर में हमारे पास एयर रेजिस्टेंस की कहानी मैं बताता हूँ, अभी सबर करो। एयर रेजिस्टेंस की कहानी मैं बताता हूँ। आर में हमारे पास जीपी हमारे पास अगेन 0 होनी चाहिए, के ही हमारे पास मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाली के ही इसके बराबर होगी? अब आते हैं, नहीं, इसके बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आप पी से आर में जा रहे हो, पी से क्यू में जा रहे, पहले हम पी से क्यू कर लेते हैं, तो यहाँ आप एयर रेजिस्टेंस लूज करते हो, एयर रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस में अपनी एनर्जी लूज करते हो, एयर रेजिस्टेंस मौजूद है। क्या मतलब, जो के ई इधर है वो इधर जीपीई, यहाँ देखो पी और क्यू के लिए हम यहाँ इक्वेशन बना लेते हैं यार। पी और क्यू के लिए कहाँ से बनाते हैं इसे, हाँ जी, पी और क्यू के लिए देखो एनर्जी क्या होती है, इनपुट प्लस गेन इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस। ओके, ये है इनपुट हमारे पास क्या है, पी में, पी हमारे पास इनपुट है ना, पी है, तो पी में हमारे पास के ही है मैक्सिमम, के ही मैक्स है। आउटपुट क्या है हमारे पास, गेन है, कोई गेन नहीं है। आउटपुट हमारे पास है के ही मिनिमम होनी चाहिए उधर, जीपी कोई मौजूद होनी चाहिए, जीपी मैक्सिमम होनी चाहिए, और हमारे पास कुछ है एयर रेजिस्टेंस में लॉस हो जानी चाहिए। ओके, मेक सेंस? ओके, मेक सेंस, मतलब पी की जो एनर्जी है वो क्यू में जो एनर्जी है जीपी उसके उससे ज़्यादा, पी जो काइनेटिक एनर्जी इधर है वो ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू जीपी इधर। ठीक है, जीपी इधर कम होनी चाहिए और काइनेटिक एनर्जी ये होनी चाहिए, क्योंकि कुछ एनर्जी यहाँ एयर रेजिस्टेंस में लॉस हो गई। अब इधर आ जाओ, यही अगर हम क्यू के लिए आर के लिए कहें कि क्यू से आर भी कुछ एनर्जी एयर रेजिस्टेंस के लिए लॉस हो गई है, एयर रेजिस्टेंस में कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रही है, और यही हम पी से आर के लिए करें कि पी से आर में भी कुछ एयर रेजिस्टेंस में एनर्जी लॉस हो गई है, और के ई जो पी में है, जो के ई पी में है वो इसके बराबर नहीं है के ई आर के। जो के ई पी में है वो बराबर है के ई आर में प्लस एयर रेजिस्टेंस में, प्लस एयर रेजिस्टेंस में जो हमारे पास एनर्जी लॉस हुई है, ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। तो के ई जो पी है वो ज़्यादा होनी चाहिए के ई आर से, और जो के ई आर है, क्यों? क्योंकि के ई आर को जब प्लस करोगे एयर रेजिस्टेंस उसमें, तो आपके पास वो के ई पी के बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी एट पी के बराबर होगी। ये सारी कहानी अब आपने सुन ली है, तो अब आप सुनोगे
वो पूछ क्या रहा है? देखो, पहले तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई है। उसके बाद वो जीरो नहीं होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी वहाँ दोनों जगह जीरो आ रही है, मैं देख रहा हूँ। ये गलत हो गई, ए सी गलत है। अब या तो बी है या तो डी है। अब या तो बी है या तो डी है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बनेगा इसका। बी में हमारे पास जीपीई वो कह रहा है, अब मैंने अभी बता दिया कि जो चेंज है, ये देखो ये कम है। काइनेटिक एनर्जी इधर ज़्यादा है, इधर कम है। पी में ज़्यादा है, क्यू में कम है। ओके, हम इससे भी देख सकते हैं कि ये दोनों सही हो सकते हैं, भी लग रहे हैं। अब मैंने जो कहानी ये वाली बताई थी, क्यू वाली, ये वाली, पी से क्यू तक, इसका मैंने क्या बताया था? के ई मैग, पी में जो के ई है वो ज़्यादा है जीपी एट क्यू, ऐसी बात है। तो इसका मतलब जो पी में के ई है, पी में के ई कहाँ है? पी में के ई है ये वाली, ठीक है। पी में, हाँ जी, पी में जो के ई है, इसका जो चेंज है ना, ये ज़्यादा होनी चाहिए जीपीई एट क्यू के की पे, ये हाँ जी ये वाली, ये ज़्यादा होनी चाहिए जीपीई एट क्यू। जीपीई एट क्यू कहाँ गई? ये वाली, ये भी मौजूद है। अब आप ये देख लो कि जो चेंज इन के ई है, क्या मतलब, जो पी से जब क्यू आया है, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है? इंक्रीज। इंक्रीज कर रही है, कितनी इंक्रीज कर रही है? 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कर लो, 3 4 5, और ये हो गया 5.2। ओके, और अगर मैं वही कर लूँ, क्या कहते हैं इसके लिए, जो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आ रहा है वो कितना होना चाहिए? वो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आ रहा है वो कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू जीपीई में इंक्रीज, ठीक है। नहीं, वो ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू जीपीई इंक्रीज। क्यों ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो पी में है वो लॉस्ट हो गई है थोड़ी सी, एज जहाँ आप यहाँ आ रहे होते एयर रेजिस्टेंस में। अच्छा, वो ज़्यादा होना चाहिए। जो के ई का जो डिक्रीज है वो ज़्यादा होना चाहिए जीपीई के इंक्रीज से। क्यों? क्योंकि के ई की जो जब डिक्रीज करोगे तो एयर रेजिस्टेंस कम होगी, एयर रेजिस्टेंस तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, एयर रेजिस्टेंस में एनर्जी लॉस्ट होगी, और जो बाकी है वो कन्वर्ट हो जाएगी जीपीई में। ये वाली इक्वेशन सारी लग रही है, सारी इक्वेशन ये वाली लग रही है। अब हमारे पास आ जाओ कि जो डिक्रीज है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 है 1, और ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 5.2, तो 0.8 बहुत कम जो एनर्जी है, इतना जो है एरिया वो कंज्यूम कर रही है हमारे पास एयर रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास ग्राफ जो है वो ये सही ग्राफ है। ये इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ए लेवल स्टाइल क्वेश्चन। अब वो क्या फरमा रहे हैं? वो इधर भी वो फरमा रहे हैं कि हाँ जी, इधर मैं कर लेता हूँ। जो इधर हम देखते हैं इंक्रीज इन जीपी, 1 2 3 4 5 6, 6 का इंक्रीज आया। काइनेटिक एनर्जी में जो डिक्रीज है वो ज़्यादा होना चाहिए, 1 2 3, वो ज़्यादा होनी चाहिए, हाँ जी, क्योंकि कुछ लॉस हुई। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6, ये गलत है। एयर रेजिस्टेंस कहाँ गया भाई? एयर रेजिस्टेंस किधर है? एयर रेजिस्टेंस ने कहा है, क्वेश्चन को पढ़ना मेरे भाई, क्वेश्चन को पढ़ना। उसने कहा है कि वो एयर रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करती है, एयर रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लिजिबल, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आया बी। आगे चलो, आगे 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 आगे। वो क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं कि फोर कंटेनर कंटेन वाटर वाटर जब शोन का प्रेशर सबसे ज़्यादा कब होता है? प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? प्रेशर जब पानी में होता है तो वो होता है रो जी एच, और प्रेशर दूसरा वाला क्या फॉर्मूला होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। व्हाट इज रो जी एच? रो पानी का कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, ये हमारे पास आया कांस्टेंट, कांस्टेंट, जी कांस्टेंट है, एच हमारे पास वेरिएबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर और एच का जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर ग्राफ होगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। ये अगर मैं प्रेशर कर लूँ, इसका पास्कल यूनिट होता है, हाइट का मैं ले लेता हूँ मीटर, ठीक है। तो इसका ऐसा ग्राफ बनेगा, लीनियर ग्राफ, कांस्टेंट ग्रेडियंट। अभी इतनी ज़रूरत नहीं थी, बस ये था कि जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा है, जिसकी हाइट सबसे कम है उसका प्रेशर सबसे कम है। तो इसका मतलब हमारे पास ए सबसे ज़्यादा, ए की हाइट सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब ए का प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। हाँ जी, आ गया क्वेश्चन 12 का। क्वेश्चन 12, अ गैस इज हीटेड, उसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। अ गैस इज हीटेड, तो इसका मतलब उसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। गैस को जब आप हीट करोगे उसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो उसको आप थर्मल एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है उसका, ऐसी बात है।
यस उसकी जब आप इसको वो क्यू उसका बढ़ा रहे हो, थर्मल एनर्जी सप्लाई कर रहे हो हीटिंग से, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। द वॉल्यूम अनचेंज है, चेंज इन वॉल्यूम नहीं है। वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, इसका मतलब हमारे पास कोई वर्क डन नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपके ये सिलेबस में है, लेकिन ये ए लेवल के सिलेबस में है, ए एस में, ए एस और ए टू में। हाँ जी, व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल ऑफ द गैस, गैस के पार्टिकल क्या करते हैं यार, देखो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारे पास गैस के पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ेगी और हमारे पास कई जो है वो बढ़ जाएगी गैस की। क्यों? टेम्परेचर बनाने से हमारे पास पार्टिकल्स के वो नहीं होगा, नहीं, अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट होता और स्टेट चेंज हो रही होती, ठीक है, स्टेट जो है लिक्विड है तो वो गैस बन रहा होता है, या सॉलिड है वो गैस लिक्विड बन रहा होता है, इस तरह हो रही होती, तो जो हमारे पास स्टेट चेंज है, जो हमारे पास स्टेट चेंज है वो हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर में होती है। कांस्टेंट टेम्परेचर में हमारे पास स्टेट चेंज होती है। स्टेट चेंज का मतलब होती है सॉलिड या लिक्विड में बन रहा होता है, लिक्विड उसमें बन रहा होता है, तो तब हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो डिक्रीज कर रही होती है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होती है पार्टिकल्स की, स्पीड कांस्टेंट होती है और कई कांस्टेंट होती है, और जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही होती है तो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स तब इंक्रीजेस, तब जो है डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीजेस, जब पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्रीज कर रही होती है। कब हो रहा होता है? जब हमारे पास स्टेट चेंज हो रही होती है, पार्टिकल इंक्रीजेस। स्टेट चेंज कब होती है? स्टेट चेंज जब हो रही होती है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में जब हमारे पास हो रहा होता है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर जब हम जाएंगे तो हमारे पास स्टेट चेंज हो रही होती है, तो उस स्टेट चेंज के लिए हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीज करेगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज करेगी और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। जो हमारे पास टेम्परेचर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी एवरेज के, मतलब वो टेम्परेचर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये आप A2 में जाके पढ़ोगे, ए लेवल के सेकेंड ईयर में आप जाके ये रिलेशनशिप पढ़ोगे। ओके, द एवरेज डिस्टेंस, मैंने अभी का डिस्टेंस जो है वो सिर्फ जब स्टेट चेंज हो रही होती है, और जब स्टेट चेंज जो है वो तब होती है, क्या कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट ऑफ फ्यूजन, तो सॉलिड से लिक्विड में जब चेंज हो रहा होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर में वो जो चीज़ है वो सॉलिड से लिक्विड में जा रही होती है, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास इट रिजल्ट इन व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। ओके, अगर वो सॉलिड से लिक्विड नहीं, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही होती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज कर रहे होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इंक्रीज कर रही होती है, इसलिए स्टेट चेंज जब भी होता है तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर में होता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब कांस्टेंट रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज होगी डिपेंडिंग, अगर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कम होगी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी क्या कहते हैं डिक्रीज करेगी, कब? जब हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज, जब हमारे पास स्टेट डिक्रीज होगा, स्टेट हमारे पास डिक्रीज होगा, क्या मतलब, गैस है लिक्विड में जाएगा या लिक्विड से सॉलिड में जाएगा, तो हमारे पास जो डिक्रीज है वो हमारे पास आएगी पोटेंशियल एनर्जी में। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द हायर पार्टिकल वो डिक्रीज कर जाएंगे और स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हो जाएगी। ओके, क्योंकि सॉलिड की स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है, गैस की वीकेस्ट होती है, ठीक है। तो जो सॉलिड है उसकी जीपी जो है वो सबसे कम होती है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स कम होते हैं। जो गैस है उसके अंदर जो जीपी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी है क्या कहते हैं गैस में वो सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर सबसे ज़्यादा, तो ये हमारे पास गलत स्टेटमेंट होगी। हाँ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, यस, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर क्यों बढ़ा रहे हो, क्यों बढ़ रहा है? हीट कर रहे हो, जब हीटिंग कर रहे हो तो जाहिर बात है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम उसका चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रही, सॉलिड है तो सॉलिड ही रह रहा है, वो ये नहीं हो रहा कि सॉलिड लिक्विड में बन जाता है। सॉलिड लिक्विड में कब बनता है? कांस्टेंट टेम्परेचर में, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है। जब हमारे पास क्यू बढ़ाओगे, क्यों क्या होता है हमारे पास थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी बढ़ाओगे, हीट सप्लाई कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप गर्म कर रहे हो लिक्विड को तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी जो है
टेम्परेचर इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। बी इसका आंसर आ गया। मास ऑफ द ईच पार्टिकल गलत। वॉल्यूम वॉल्यूम है ही नहीं, वॉल्यूम इसका चेंज ही नहीं करा। उसने कहा है कि ये देखो, और वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल, नहीं गलत। क्या ये लिखा हुआ है? एयर सील्ड इन अ सिरिंज। हाँ जी भाई, कंप्रेस कर रहे हैं हम। ओके। टेम्परेचर ऑफ द एयर रिमेन सेम, टेम्परेचर सेम है, वही कई की बात होगी, कई की बातें आ गई। द प्रेशर ऑफ द एयर डिक्रीजेस, नहीं यार देखो, जब आप कंप्रेस कर रहे हो, जब आप कंप्रेस कर रहे हो तो हमारे पास क्या चीज़ हो रही है? हाँ जी, जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है? टेम्परेचर सेम है, कंप्रेस कर रहे हैं, द प्रेशर ऑफ द एयर, द प्रेशर इज फोर्स ओवर एरिया। जब हमारे पास कंप्रेस हो रहे हैं तो वर्क इज डन बाय द गैस या वर्क इज डन ऑन द गैस? ठीक है, वर्क इज डन ऑन द गैस। ठीक है, ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव है। प्रेशर हमारे पास क्या आएगा? प्रेशर ऑफ द एयर इंक्रीजेज, यस, डिक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आप जो हो उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स आप इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, फोर्स आप इंक्रीज कर रहे हो ना, प्रेशर ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो हमारे पास प्रेशर, जैसे आप यहाँ फोर्स बढ़ा रहे हो, उसको फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो तो इसमें जो है इसके पार्टिकल जो हैं वो छोटे हो जाएंगे। अब यहाँ आ जाएगा जब वो हमारे पास क्या कहते हैं पिस्टन, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसके पार्टिकल जो है वो मोर क्लोजली पैक हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे के। तो मतलब फोर्स बढ़ाओगे तो हमारे पास प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। फोर्स बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ रहा है। फोर्स उस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हो तो हमारे पास प्रेशर जो है वो आराम से बढ़ जाएगा। आगे, अब वो क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं कि मुझे बताओ प्रेशर इंक्रीज करेगा। ओके, तो प्रेशर जब इंक्रीज करेगा तो अब पार्टिकल जो हिट द मोर फ्रीक्वेंटली, यस, ये बात है, हमें पता है, मोर क्लोजली आ जाएंगे इस जगह। पार्टिकल्स ट्रेवल मोर क्विकली, यार देखो मैंने अभी बात की टेम्परेचर रिमेन सेम। जब टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगी। जब टेम्परेचर सेम है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है क्योंकि वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है ना, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। पिस्टन का वॉल्यूम चेंज करो, पहले इसका ये था वॉल्यूम, अब वो इतना कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। पहले अब वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, पहले इसका इतना वॉल्यूम था। ठीक है, पहले इसका इतना कर लो, ठीक है, इतना वॉल्यूम था, अब वो कम वॉल्यूम अप्लाई कर रहा है, मतलब इतना आपने कंप्रेस किया इसको। ठीक है, तो काइनेटिक अभी टेम्परेचर कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी क्या कहते हैं, वो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है? क्यों पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है? वाई पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज क्यों करेगी? जो हमारे पास क्या कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है? पहले पार्टिकल जो है वो इतने सेपरेटेड थे, पहले पार्टिकल इतने ज़्यादा ऐसे थे। अब पार्टिकल के क्या आ रहा है? अब पार्टिकल ऐसे आ जाएंगे, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे जब हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल डिक्रीज। अभी वो ये नहीं पूछ रहा, अभी वो बस ये पूछ रहा है कि स्ट्रेंज की साथ जो पार्टिकल्स की कोलिजन है वो ज़्यादा होगी, और क्या कहते हैं पार्टिकल्स की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसने कहा है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब वी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। ओके। उफ, अब वो क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट इवेपोरेशन के लिए सही है? यार इवेपोरेशन क्या होती है? जब मोस्ट एनर्जी एनर्जी पार्टिकल एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। हाँ जी, ज़्यादा एनर्जी पार्टिकल्स पानी की सरफेस, यार ये पानी ले लो, इसी की सरफेस में से सबसे ज़्यादा एनर्जी पार्टिकल है ना, वो जो इसकी सरफेस पे है वो एस्केप कर जाएंगे। और ये जब एस्केप करेंगे तो ये कूलिंग इफेक्ट जो है वो छोड़ जाएंगे। कूलिंग इफेक्ट क्या मतलब है? डिक्रीज इन टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर लिक्विड डिक्रीज। हाँ जी, सी इसका आंसर आ जाएगा। कूलिंग इफेक्ट एक आफ्टर, जब ये छोड़ते हैं पानी की सर्विस को तो ये एक आफ्टर कूलिंग इफेक्ट जो है वो कर देते हैं पानी की सर्विस में। अब सॉलिड इज हीटेड टू एक्सपैंड, सॉलिड को आप हीट करोगे ताकि वो एक्सपैंड हो। मास का क्या होता है? मास स्टेज कांस्टेंट, मास स्टेज कांस्टेंट, ये गलत है। डेंसिटी को क्या होता है? यार देखो, जब आप हीट करोगे, जब आप थर्मल एनर्जी अप्लाई करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, अब टेम्परेचर और प्रेशर का क्या वॉल्यूम है? पी वी, पी वन वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू ओवर टी टू। ये क्यों है? क्योंकि
बॉयस लॉ क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये बॉयस लॉ है। और हमारे पास ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, एक ये है, एक ये वाली है, ये दोनों इक्वेशन है A2 के लिए। तो ये आपको, ये भी आप देख लो अगर आपको है, लेकिन ये अभी आप इस्तेमाल ना करो क्योंकि ये A2 में आती है। अभी वो क्या कह रहा है प्रेशर का, इसका क्या मतलब हुआ कि इसने भी कोई कांस्टेंट की बात की है, नहीं हम एक्सपैंड कर रहे हैं, हीट को एक्सपैंड कर रहे हैं। हाँ जी, हीट को जब एक्सपैंड करेंगे तो हम हीट को एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर, हाँ जी, टेम्परेचर को जब हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा या नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि थर्मल एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम, अब डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। जब ब्रेच जब वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी कम होगी, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास कांस्टेंट रहता है, मास इज कांस्टेंट, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी कम होगी, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगी, हमारे पास सी, वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी हमारे पास कम होगी। आ गया। टेस्ट ट्यूब इज हीटेड एट द टॉप ऑफ द वाटर टॉप बॉइल्स, अच्छा ये वाला बॉयल कर लेता है, बट द वाटर बॉटम रिमेन्स कोल्ड। क्यों? क्योंकि वाटर इज ए पुअर हीट थर्मल, पुअर थर्मल कंडक्टर, पुअर थर्मल कंडक्टर लिख दो, पुअर थर्मल कंडक्टर। ओके 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 ओके, वाटर इज अ पुअर थर्मल कंडक्टर, ग्लास जो है वो भी एक पुअर थर्मल कंडक्टर है। यार देखो क्यों ऐसे, वाटर का जब आप पानी अब आप लेके जाते हो सीआई में, तो आपका पानी जो है वो गर्मी है तो पानी ठंडा रह जाए, पानी पहले आप ठंडा लेके जाते हो, लेकिन जब आप जाते हो वहाँ हॉल में और जब आप घंटे पे पेपर दे रहे होते हो तो आपका पानी वो ठंडा हो जाता है, आपका पानी वो हो जाता है गर्म, गर्म हो जाता है। फ्रिज से आपने निकाला रखा, अब वो गर्म हो गया, क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि वाटर इज अ पुअर थर्मल कंडक्टर, ठीक है, गुड नॉट इज नॉट अ गुड ऑब्जॉर्बर ऑफ हीट, नॉट अ गुड ट्रांसमीटर ऑफ हीट, ठीक है, गुड नॉट अ गुड ऑब्जॉर्बर ऑफ हीट और नॉट अ गुड ट्रांसमीटर ऑफ हीट। हीट अच्छी तरह ट्रांसमिट नहीं करता ना अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, अपना, और हीट को लूज कर रहा है, ठीक है, वो हीट को वो लूज कर रहा है, ठीक है। पानी जैसे, अब पानी जो है वो अब पानी एक जगह से, अब जैसे यहाँ वो कर रहा है कि पानी को वो गर्म कर रहा है, अभी वो पानी को गर्म कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ भी पानी गर्म होना चाहिए, लेकिन वो नीचे पानी गर्म नहीं हो रहा, ऊपर वाला गर्म हो रहा है, नीचे वाला गर्म नहीं हो रहा। इसका मतलब वाटर की जो थर्मल कंडक्टर है वो इतना अच्छा थर्मल कंडक्टर नहीं है, नॉट अ गुड ऑब्जॉर्बर ऑफ हीट, नॉट अ गुड ट्रांसमीटर ऑफ हीट, ठीक है, वो अब्जॉर्ब नहीं करता हीट अच्छी तरह और ट्रांसमिट नहीं करता हीट अच्छी तरह, ठीक है। जैसे पानी को भी, वो पानी ठंडा था पहले वो पानी, अब वो गर्म वो हो गया पानी, क्यों? क्योंकि वो अपनी हीट लूज कर देता है, ठीक है, वो अपने आप को अब्जॉर्ब, अपने आप को में वो जो है क्या कहते हैं टेम्परेचर उसको मेंटेन नहीं रखता, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, इसका मतलब हुआ कि वाटर जो है पुअर थर्मल कंडक्टर, वाटर को गर्म करो या ठंडा करो, और इसने वो पुअर थर्मल कंडक्टर है, ये आप याद भी रख लो कि वाटर इज अ पुअर थर्मल कंडक्टर, नॉट अ गुड ऑब्जॉर्बर ऑफ हीट, नॉट अ गुड ट्रांसमिटर ऑफ हीट। ग्लास क्यों है यार? चाय की पतीली, जब आप चाय बनाते हो तो जब आप चाय को रखते हो तो आप चाय को थर्मस में रखते हो, थर्मस आपका शीशे का होता है, थर्मस शीशे का तो नहीं होता, थर्मस आपका स्टील का होता है। क्यों स्टील का क्यों होता है? क्योंकि चाय उसमें गर्म रहती है, स्टील में चाय गर्म रहती है, स्टील इज अ गुड थर्मल कंडक्टर, वाटर इज अ ग्लास इज अ पुअर थर्मल कंडक्टर, ठीक है। ग्लास इज पुअर कंडक्टर, ग्लास में हमारे पास चाय जो है शीशे के बर्तन में चाय नहीं गर्म रहती, उसके बर्तन में चाय क्या कहते हैं थर्मस में, थर्मस में चाय गर्म रहती है। क्यों? क्योंकि वो स्टील का बर्तन है, स्टील के बर्तन, स्टील इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड ऑब्जॉर्वर ऑफ हीट, गुड ट्रांसमीटर ऑफ हीट, तो वो आपको क्या कहते हैं चाय आपको गर्म रखता है उस चाय को। अब आ जाओ हमारे पास वर्टिकल, स्टिक इज डिप ऑन टू द वाटर, अच्छा ये हमारे पास वेव क्रस्ट होते हैं, इसको हम वेव फ्रंट बोल रहे होते हैं, हाँ जी सही है, ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गया, आंसर ही आ गया हमारे पास। इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास होता है लैम्डा, इसके दरमियान क्या डिस्टेंस होता है लैम्डा, तो ये क्या डिस्टेंस हो गया, 2 लैम्डा हो गया हमारे पास। हाँ जी, सी का आंसर आ गया, हाँ जी, क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं ना ये वेव क्रस्ट होते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं हम वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, इसको हम वेव फ्रंट बोल रहे होते हैं। वेव लेंथ की लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज डिस्टेंस
2 कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स, वेव फ्रंट्स। ओके, सिंपल 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 सिंपल। ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास एक्स इज द लैम्ब्डूट्यूड ऑफ द वेव्स। नो, गलत 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 गलत, लैम्डा है भाई, क्या हो गया, वेवलेंथ है। और डिस्टेंस वाइज द वेवलेंथ नहीं, गलत। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी निकाल लेते, फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेते। उसने कहा है 2 सेकंड में 3। अच्छा, ये देखो वो कह रहा है 2 सेकंड में हमारे पास 3 वेव फ्रंट स्प्रेड आउट हो रहे हैं ऑफ द सरफेस। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कि 1 सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है, 1 सेकंड में हमारे पास कितनी वेव होगी। तो इसको हम कह देते हैं एक्स, 2 वेव, 2 सेकंड में 3 वेव पास हो रही है। हाँ जी, तो 1 सेकंड में कितनी होगी, 1 सेकंड में हम कर लेते हैं एक्स। एक्स को हम फाइंड करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3/2x। तो हमारे पास एक्स आ जाएगा 3/2। 3/2 मतलब 1 सेकंड में हमारे पास 1.5 वेव्स पास कर रही हैं। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई 1.5 हर्ट्ज। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड निकालें तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज 1/1.5। तो 1/1.5 करेंगे, 1/1.5 हमारे पास आ रहा है ये 0.667 सेकेंड्स। उसने कुछ कहा है टाइम पीरियड का, नहीं। उसने कहा फ्रीक्वेंसी, गलत, नहीं फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, फ्रीक्वेंसी 1.5 है। सिमेट्रिक वेव्स एम्पलीट्यूड, ओके, वेवलेंथ ऑफ दीज वेव्स हमें पाई चाहिए, वेवलेंथ। ओके 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 ओके, हमें वेवलेंथ कैसे निकालोगे यार, देखो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v हमारे पास क्या है, v हमारे पास सिमेट्रिक वेव्स ऑन द अर्थक्वेक। अच्छा, टू रीच व्हेन दे अराइव दे कॉल द ग्राउंड टू फ्रीक्वेंसी। अच्छा, साउंड की हमारे पास क्या होती है, साउंड की हमारे पास होती है 300 ले लो। ठीक है, 300 ले लो। इसने दी भी है, इसने दी नहीं है, उसने नहीं दी भी, उसने नहीं दी भी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 2। ओके, हाँ, लैम्डा हमारे पास आ जाएगा, लैम्डा हमारे पास आ जाएगा, क्या कहते हैं, 300/2। फ्रीक्वेंसी नहीं, उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें स्पीड तो दी ही नहीं। ओफ ओफ ओफ, उसने स्पीड दी ही नहीं, उसने स्पीड नहीं दी। स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी, स्पीड कैसे फाइंड करेंगे। डिस्टेंस उसने दिया हुआ है, हाँ जी, उसने टाइम भी दिया हुआ है। ओके, तो हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डिस्टेंस हमारे पास है 300। ओके, ओवर 100। तो हमारे पास स्पीड आ गई 300 km/सेकेंड। स्पीड है हमारे पास 3, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 2, लैम्डा आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1.5। ओके, बी। हमें पहले डिस्टेंस ओवर टाइम से स्पीड फाइंड की, स्पीड से हमने उसको एफ लैम्डा के फॉर्मूला में रखा और लैम्डा हमारे पास आ गया 1.5 किलोमीटर। उसने कहा है डिफ्रैक्शन कौन सा पैटर्न है, डिफ्रैक्शन है ए। इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसको कुछ भी नहीं बोलते, ये कुछ भी नहीं है। हाँ जी भाई, आगे आप आ जाओ। ये भी मैं बता दूँ, ये भी चलो आप सुन लो। ये लैम्डा होता है, ठीक है, और जब ये लैम्डा, इसको मैं ए कह देता हूँ, जब ये लैम्डा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए हो जाता है, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन होती है। ओके, ऐसे याद रख लो। ओके, इंग्लिश ना याद रखो, इंग्लिश का पेपर नहीं है, फिजिक्स का पेपर है, उर्दू में याद रखो चीज़ें। हाँ जी भाई, अब वो क्या फरमा रहे हैं। हाँ जी, एंगल्स की बातें आ गई हैं, कैलकुलेटर कर लो डिग्री मोड में। ठीक है, डिग्री मोड और क्या होता है, डिग्री रेडियन क्या होता है, वो आप ए लेवल में पढ़ोगे। अभी आप बस कैलकुलेटर को रीसेट मार लिया करो जब भी आप इस तरह कर लिया करो। ओके, इस रिफ्लेक्टेड बाय द 2 मिरर्स, वो क्या फरमा रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, पहले यार मैं इसको, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ, ये अगर मैं ये कर लूँ, ये देखो, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया इधर तक। ओके, इसको, और ये हमारे पास हो गई ये। ओके, अब ये मैंने एक लाइन खींच दी यहाँ से, इसको मैं कर लेता हूँ हेड से, ठीक है, ये हो गई, ये हो गई।
अब इसको कर दिया, ये हो गया हमारे पास ये वाला, और ये वाला हमारे पास एंगल क्या हुआ, ये वाला एंगल हमारे पास हो गया 120 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि 180 माइनस 60 किया तो हमारे पास आ गया 120 डिग्रीज। एक लाइन में एंगल कितने होते हैं? 180 डिग्रीज का, ये हमारे पास 120 डिग्रीज आ गया। ओके, अब वो क्या फरमा रहे हैं, ये हमारे पास कितना एंगल आ गया, ये हमारे पास आ गया 50 डिग्रीज का। इसको मैं ज़रा साइड में बना देता हूँ। ये देखो, ये ओके, और हमारे पास ये था ये यस, और ये वाला ऐसे फरमा लो, ये लो, ये लो, ये लो, ऐसे कर लो। अभी भाई देखो यार, ये सही बना नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा, इसकी लाइन ऐसे है ना, ऐसे है। तो अब इसको जो है ऐसे फरमा दो, ये लो, ठीक है, ये अब ऐसे हो गया। हाँ जी। हम्म, ये लो 50 डिग्रीज। ये हमारे पास है नॉर्मल, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ये हम, और ये मतलब ये हमारे पास जो एंगल है, ये हमारे पास है 90 डिग्रीज का। ये हमारे पास 50 डिग्रीज होनी चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हमारे पास आ गया 120 डिग्रीज। तो अब ये हमारे पास है 90, तो हमारे पास ये आ जाएगा 40 डिग्रीज। ठीक है, 90 में से 50 को माइनस किया तो हमारे पास 40 डिग्रीज आ गया। ये वाला एंगल क्या आ जाएगा? 160। ये हमारे पास आएगा 20 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि 120 प्लस 40 किया, उसको हमने 180 से माइनस किया। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 20 डिग्रीज। 180 क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स क्या उतना होता है, हाउ मच इज इट, 180 डिग्रीज। अब हमने इसको कर लिया ऐसे। क्या 20 डिग्रीज आंसर है? नहीं, नहीं लगाना आंसर। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ भी आ जाएगा 20 डिग्रीज। ठीक है, ओके, इसको मैं इधर भी बना देता हूँ ना, इसको हमने ऐसे बना दिया। ये लो, ऐसे। ये हमारे पास है 20 डिग्रीज। अब मैं इधर से नॉर्मल खींच देता हूँ। ये लो भाई, नॉर्मल मैंने यहाँ से भी खींच दिया। ये हमारे पास है 20 डिग्रीज। तो ये कितना होगा? ये होगा 90 माइनस 20, ये हो गया 70 डिग्रीज। ये हो गया 90 माइनस 20, ये हो गया 70 डिग्रीज। मतलब ये जो एंगल है ये 70 डिग्रीज होना चाहिए, ये एंगल 70 डिग्रीज होना चाहिए। जरा हम इधर काम कर लेते हैं इसका। ये देखो, ये हो गया, ये हमारे पास है क्या कहते हैं 90 डिग्री का एंगल। 90 माइनस 20 किया, ये हो गया 70 डिग्रीज, और ये हो गया हमारे पास यहाँ 70 डिग्रीज। ओके, एंगल कैलकुलेशन की है ताकि हमारे पास आंसर आया 70 डिग्रीज का। 20 डिग्रीज का हमने नॉर्मल के साथ देखना होता है एंगल। एंगल नॉर्मल के साथ देखते हैं, उसके साथ नहीं देखते। क्या कहते हैं, सरफेस के साथ नहीं देखते, नॉर्मल के साथ देखते हैं। अब वो क्या फरमा रहे हैं, कन्वर्जिंग लेंस क्या बी है, ये डाइवर्जिंग है। ओके, डाइवर्जिंग की शक्ल भी ये नहीं होती, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये एक फोकल पॉइंट, ऑल लेस जो है वो कन्वर्ज कर रही है एक फोकल पॉइंट में। ओके, अब वो क्या फरमा रहे हैं, अब वो क्या कह रहे हैं कि मुझे बताओ क्वेश्चन 22। अब इन विच रीजन दे ऑफ द इलेक्ट्रोमेट आर यूज्ड इन द एप्लीकेशन लिस्टेड। ओके, स्टेरिलाइजिंग वाटर कहाँ यूज होता है? यूवी, यूवी इस्तेमाल होती है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है? इंफ्रारेड। ये आपको याद होनी चाहिए। सैटेलाइट टेलीविजन सिग्नल्स हमारे पास होती है क्या कहते हैं, माइक्रोवेव्स। यस, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स। टेलीविजन के लिए माइक्रोवेव इस्तेमाल होती है, मोबाइल फ़ोन के लिए इंफ्रारेड भी होती है, और जो आप रेडियो कन्वर्सेशन जब करते हो तो आपके पास रेडियो वेव्स में भी होती है। अच्छा, तो क्या क्या हो रहा है हमारे पास, यूवी प्रेजेंट है, इंफ्रारेड प्रेजेंट है, माइक्रोवेव प्रेजेंट है, सही है। और वो कह रहा है कि रेडियो, इंफ्रारेड और विजिबल, नहीं विजिबल तो है ही नहीं, विजिबल कहाँ से आ गई, विजिबल कहाँ से आ गई, विजिबल आई नहीं, विजिबल नहीं है। गलत, गलत, गलत। ओके, अब वो कह रहा है एको, एको का सवाल है। एको, 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 एको बड़ा बड़ा ज़रूरी लफ्ज़ है, बड़ा ज़रूरी लफ्ज़ है। एको का फॉर्मूला क्या होता है? याद कर लो,
याद कर लो भाई, याद कर लो। एको में ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। क्यों? एको में ये फॉर्मूला इसलिए इस्तेमाल होगा मेरे भाई, देखो जब आपने एक एक आदमी आप खड़े हो यहाँ, ये आपने आवाज़ की, तो इधर से जो डिस्टेंस है ये आ गया d, और इधर जब आवाज़ पहले यहाँ से यहाँ तक गई ना, एरो दिखा देता हूँ मैं। हाँ जी, यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ आ गया d, यहाँ से यहाँ तक गई, ये हो गया d। ये जो पूरा हुआ है, तो d प्लस d 2d हो गया। और जो पूरा इन दोनों का टाइम हुआ है, इस पूरे टाइम में जो लगा है, ये टाइम हमारे पास है t के बराबर। अब हमारे पास सवाल में आ जाओ। मैन स्टैंड, उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, ही मेक्स अ शॉर्ट शार्प साउंड एंड हियर्स एन एको फ्रॉम द वॉल, स्पीड ऑफ साउंड इज 330, वी नो। उसने कहा है कि मुझे टाइम बताओ आफ्टर मेकिंग द साउंड। अच्छा, टाइम कितना है, मतलब ये वाला टाइम, ये वाला टाइम मुझे बताओ, ये वाला मुझे टाइम बताओ कि जब वो यह आवाज़ करता है, यहाँ से आवाज़ रिफ्लेक्ट होती है, और यहाँ से जब वो उसके पास पहुँचती है, तो ये पूरे का टाइम कितना है, कितने टाइम बाद उसको अपनी एको की आवाज़ सुनती है, यही वो कह रहा है द मैन हियर। हाँ जी, यही कह रहा है। उर्दू में ट्रांसलेट किया करो अपनी बातों को। 330, 330 इज इक्वल टू 2d, 2d उसने दिए हुए 1110 ओवर टाइम। टाइम हमारे पास कितना आ रहा है? टाइम हमारे पास आ रहा है 0.067, 0.67 आ रहा है हमारे पास आंसर। आ जाओ भाई। हाँ जी, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक का सवाल, मैग्नेटिक का सवाल क्या कह रहा है? मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ जी, हमें ये पता है कि यहाँ नॉर्थ में हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, इसको मैं बी कह रहा हूँ। बी क्यों कह रहे हैं? A11 में आप पढ़ोगे। उसके बाद यहाँ जब होगी तो ये वीकर होती जाती है। ओके, इधर जो है वो वीकेस्ट होती है, इधर वीकेस्ट होती है, और इधर जो है फिर वो इंक्रीज कर रही होती है, इंक्रीज कर रही होती है, और यहाँ जो है फिर वो सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम कह लो, मैक्सिमम होती है। पोल्स में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है हमारे पास, क्या कहते हैं, मैक्सिमम भी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब वो क्या कह रहा है? इट कंटेन्स, इट इज़ कांस्टेंट, गलत, कांस्टेंट नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट है, पी सही है। रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ रिड्यूस करती है, लेकिन स्ट्रेंथ सिर्फ आर तक करती है, अंटिल आर, अंटिल आर लिखा है, हाँ आर, अंटिल आर। ठीक है, तो ये हमारे पास गलत स्टेटमेंट है। वीक एट पी गलत, स्ट्रॉन्ग एट पी सही। डिक्रीज टू मिनिमम एट आर सही, एंड इंक्रीज टूवर्ड्स पी यस, क्यू पे भी मैक्सिमम हो जाती है। अब वो क्या क्या मारवा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ लाइन से भी। अच्छा देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? पॉजिटिव से जाती है और नेगेटिव में आ रही होती है, ऐसी बात है। तो मतलब नेगेटिव में आ रही है ना, इधर जो है वो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। अब वो कह रहा है यहाँ इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसकी जो फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रॉन में ऐसे होगी और इसमें ऐसे होगी। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपल्ट करेगा, रिपल्ट कितना करेगा? 90 डिग्री के एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से। रेडियल फील्ड लाइंस, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और रेडियल फील्ड लाइन 90 का एंगल, ये हमारे पास आ गया रेडियल। और ये सारी चीज़ें जो है आप पढ़ोगे A2 में। रेडियल फील्ड लाइंस का मतलब होता है ये 90 का एंगल है, देखो परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, रिपल्सिव, रिपल करेगी, रिपल करेगी, और नॉन यूनिफॉर्म है। एक अंदर अगर हम कह देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, तब वो क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म होती है। और जब इधर जो हो जाता है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास रेडियल है, और रेडियल है, 90 का एंगल है, और फ्रॉम द सरफेस, और क्या कहते हैं, जैसे यह भी जो है ये 90 का एंगल है, ये जो है क्या कहते हैं, इधर जो है 90 का एंगल है, ये देखो 90 का एंगल है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेडियल। और नॉन यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि एक पॉइंट चार्ज में वो नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस भी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। और क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सिर्फ किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो यूनिफॉर्म किधर होती है? बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या कहते हैं, कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है। जी भाई, अब वो क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं कि ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है। ओके 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 ओके, वर्क डन क्या है हमारे पास?
ये एनर्जी है। एनर्जी क्या होती है? वर्क डन है हमारे पास 12 जूल्स। हमारे पास चार्ज है 3, तो हमारे पास W इज इक्वल टू वी क्यू आता है। W हमारे पास है 12, चार्ज हमारे पास, वोल्टेज हमने ढूंढना है, चार्ज हमारे पास Q है। EMF नहीं, EMF का कह रहा है, EMF वही, EMF का कह रहा है, तो वही वोल्टेज हो गया ना, वोल्टेज जिसको हम ई कह देते, EMF कह देते हैं, वो हो गया हमारे पास 4 वोल्ट्स। 4 वोल्ट्स, 4 वोल्ट्स, 4 वोल्ट्स हमारे पास आंसर आ गया 26 का बी। हाँ जी भाई, ओके। यस, इलेक्ट्रिसिटी का सवाल लग रहा है ये IGCSE। अभी हम देख लो यार, इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन। सवाल हमारे पास लेंथ है, डायमीटर है, रेजिस्टेंस है, पुटीज ना हो, इसका वॉल्यूम सेम है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। उसकी अब रेजिस्टेंस कितनी फैक्टर से डिक्रीज होगी? ओके, 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 ओके। उसकी जो रेजिस्टेंस है वो अब कितने फैक्टर से डिक्रीज होगी? आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इसकी रेजिस्टेंस है R। R इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। ए क्या होता है? सिलेंडर का एरिया क्या होता है? सिलेंडर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है? आर इज डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं। अभी हमारे पास डायमीटर है तो हम उसको ऐसे कर ले सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया पाई डी स्क्वायर ओवर 4। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर, हाँ जी, पाई आर क्या होता है? क्योंकि अगर सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। एरिया हमारे पास क्या है? पाई डी स्क्वायर ओवर 4। पाई डी स्क्वायर ओवर 4। और एच हमारे पास अभी एच नहीं है, अभी हमारे पास लेंथ है, उसकी जगह हम लेंथ ले रहे हैं। उसने एच को लेंथ से रिप्लेस कर दिया। यस, ये हमारे पास वॉल्यूम है, ये हमारे पास एरिया। ओके, आगे आ जाओ, आगे आ गए, आगे आ जाओ। डेंसिटी उसने दी हुई है, एरिया उसने दिया हुआ है पाई, मैं ऐसे करता हूँ यार, आपको वैसे समझ नहीं आनी, डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर ओवर 4। ये बन जाएगा 4 रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर। ये आ गई रेजिस्टेंस, ये आ गई इनिशियल रेजिस्टेंस। अब वो कह रहा है जब वो 2D कर देगा तो उसका वॉल्यूम सेम है। जब इसका वॉल्यूम सेम है तो 2D उसने कैसे कर दिया? वॉल्यूम मतलब सेम है, वॉल्यूम न्यू इक्वल टू, इसको हम ओल्ड कह देता हूँ, वी ओल्ड, वी ओल्ड। वॉल्यूम न्यू क्या है हमारे पास? बराबर है, वॉल्यूम न्यू हमारे पास कैसे आ सकता है? पाई 2D, 2D, यस, स्क्वायर ओवर 4 इनटू, वॉल्यूम हमारे पास सेम है, यस, इनटू एल, इंटू एल हमारे पास क्या? एल न्यू कह रहे थे, एल न्यू इज इक्वल टू, जो पुरानी है हमारे पास, पाई डी स्क्वायर ओवर 4 इंटू एल। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4L न्यू इज इक्वल टू एल। ओके, 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 ओके। मतलब हमारे पास जो अब लेंथ है वो हमारे पास 4 गुना है ज़्यादा है, तो हमारे पास अब रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी? रो, रो एल ओवर ए, रो एल ओवर ए, रो एल ओवर ए, यस, यस, यस। रो हमारे पास एल कितनी है? हमारे पास 4L। एल हमारे पास है, अब एल जो न्यू है वो है पुराने वाले की एल ओवर 4। अभी हम आर न्यू कर रहे थे ना, ऐसे कर लो यार, एल न्यू ओवर ए न्यू, ए न्यू, ओके, ए न्यू, एल न्यू, रो इंटू एल ओवर 4 डिवाइडेड बाय ए न्यू। ए न्यू हमारे पास कैसे आएगा? ए न्यू हम फाइंड कर लेते हैं। ए न्यू आएगा हमारे पास पाई 2D का होल स्क्वायर ओवर 4। ये इससे कट जा रहा है, हमारे पास आ जाएगा पाई डी स्क्वायर। ओके, पाई डी स्क्वायर, डी हमारा पुराने वाला, डिवाइडेड बाय क्या आ गया? पाई, यार, डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाना है
रो एल ओवर 4 × 1 ओवर ये हो गया 4 पाई d²। ये होगी बात। ओके 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 ओके। तो हमारे पास अब ये आर ओल्ड क्या है, अब मैं इधर लिख देता हूँ। आर ओल्ड है हमारे पास ये वाली, आर ओल्ड है हमारे पास 4 रो एल ओवर पाई d²। आर न्यू क्या है हमारे पास, आर न्यू है हमारे पास ये वाली। ओके, इसको मैं करता हूँ रो एल ओवर 4 पाई d²। आर न्यू इज रो एल ओवर 4 पाई d²। आर न्यू इज रो एल ओवर 4 पाई d²। तो अब मैं आर रो एल ओवर पाई d² का जरा मैं लगा दूँ क्या कहते हैं, तो आर ओल्ड से अगर मैं कर लूँ आर ओल्ड ओवर 4 इज इक्वल टू रो एल ओवर पाई d²। ओके, और यहाँ से मैं कर लूँ आर न्यू, तो 4 आर न्यू इज इक्वल टू रो एल ओवर पाई d²। तो अब आर ओल्ड ओवर 4 इज इक्वल टू 4 आर न्यू। अब वो कह रहा है कि हमारे पास बाय फिच ऑफ द रेजिस्टेंस कितनी दफ़ा डिक्रीज कर रही है। तो अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 1/16 इंटू आर ओल्ड, पुरानी रेजिस्टेंस से 16 दफ़ा कम है हमारे पास आपकी रेजिस्टेंस। ये हमारे पास हो गया, इसका आ गया हमारे पास डी आंसर। ये बहुत दफ़ा सवाल आ जाता है एएस में, एएस में ऐसे सवाल है ये। अब हमारे पास आ जाओ कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। डायोड डीसी से एसी कन्वर्ट करता है और एक डायरेक्शन ऑफ करंट में फ्लो करता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। ये हमारे पास फिलामेंट लैम्प के लिए स्टेटमेंट है, गलत है। करंट जब ज़्यादा होता है तो ये तो फ्यूज़ के लिए। ओके, ये फ्यूज़ के लिए। अलाउज यस ऑन वन डायरेक्शन सी, ये आप करोगे A2 में भी आप करोगे अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में, ठीक है। डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है या करंट को फोर्स करता है सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करे। लोअर डायरेक्शन सर्किट को टू स्विच ऑन अ सर्किट कैरिंग ऑन, ये रिले होता है, ये रिले होता है, ठीक है। अब आ जाओ वो क्या फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स 10 ओम। ओके, व्हाट इज द दिस, इसकी यार पहले इसकी अगर मैं कर लेता हूँ 10 10 10, तो ये हो जाएगी 10 + 5, ये होगी 15 ओम। कैसे 5 में अब दिखा भी देता हूँ। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो, आंसर को ओवर 20 करो। जब पैरेलल में रेजिस्टेंस हो ना तो और आइडेंटिकल हो तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, 10/2/5 ओम। इस पूरे जो सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम के बराबर होगी। कैसे, 10/2 करो, 10/2 किया तो हमारे पास आ गया 5 ओम। ओके, इधर 5 ओम, ओके इधर 5 ओम आ गई, इसका आ गई 5 ओम। पूरे इसकी जो रेजिस्टेंस है, इसके पूरे की रेजिस्टेंस है 5 ओम। इसकी कितनी है, इसकी है हमारे पास 10 10 10, इसकी हो गई 30। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। ओके, कैलकुलेट भी करके देख लो यार। ये देखो 10 + 10/2 +10, ये हो गई 25। हो गया आंसर, आ गया। पोटेंशियल डिवाइडर का उसने दिखाया हुआ है सर्किट ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर। ओके, पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइडर का ये फॉर्मूला होता है ओ ओ R2 लिखना है, यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं। ओके, आ गया, आ जाओ। अभी वो फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर। यार देखो, टेम्परेचर के जब थर्मिस्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, थर्मिस्टर का जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा। ओके, आगे कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अच्छा, उसने बता भी दिए, उसने बता भी दिए, क्या बात है यार, इतना अच्छा एग्जामिनर इतना अच्छा एग्जामिनर ने बता भी दिए। एज द टेम्परेचर बिकम्स वार्मर, उसकी व्हाट हैपन टू द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। हाँ जी, और V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। रेजिस्टेंस कम होगी तो वोल्टेज कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा। वोल्ट मतलब हमारे पास Y की रीडिंग क्या होनी चाहिए, डिक्रीज।
हमारे पास y की रीडिंग क्या होनी चाहिए, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। y की रीडिंग हमारे पास क्या होनी चाहिए? y की रीडिंग हमारे पास डिक्रीज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वो। जैसे वार्मर कर रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज करेगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो वोल्टेज डिक्रीज करेगा। तो y का वोल्टेज डिक्रीज होना चाहिए, या तो a होगा या तो c होगा। अब x के साथ क्या होगा, जब y का वोल्टेज डिक्रीज करेगा तो मैं ये देख लूँ वोल्टेज एट y प्लस वोल्टेज एट x इज इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल। वोल्टेज एट वाई कितना है, वोल्टेज एट वाई को डिक्रीज कर रहे हो तो वोल्टेज एक्स को इंक्रीज होगा ताकि वो ईएमएफ के बराबर आए। ईएमएफ टोटल ईएमएफ सेम रहेगी, वो कांस्टेंट रह रही है। तो एक्स हमारे पास इंक्रीज करना चाहिए, तो हमारे पास आ गया सी इसका आंसर। इसका हमारे पास आंसर आ गया सी। ओके, सिंपल सिंपल सिंपल। एक बढ़ रहा है एक कम होगा ताकि हमारे पास टोटल जो है वो कंजर्व रहे। क्रिशॉफ सेकंड लॉ, टोटल ईएमएफ जो है वो हमारे पास, तो sum of EMF around a closed loop equal to sum of potential differences around the same closed loop। ES में पढ़ोगे आप ये बात। In an experiment, strong magnetic field provide a force that keeps charged particle moving in a horizontal circular motion। ये होती है टेंजेंट वेलोसिटी, होती है इसकी टेंजेंट पे लीनियर वेलोसिटी, और ये होती है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स FC। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिजल्टेंट फोर्स। ओके, अब वो इसमें हमारे पास वो कह रहा है कि हमारे पास डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये हमारे पास जो है मैग्नेटिक फोर्स है। ओके, मैग्नेटिक फोर्स है और ये चार्ज का पार्टिकल है, चार्ज, तो ये मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर, मतलब करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो इधर हम फ्लेमिंग अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लें, क्या कहते हैं, करंट की डायरेक्शन है, ये है करंट की डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन हमारे पास ये है, क्या कहते हैं, ये वाली। उसने कहा है डायरेक्शन मैग्नेटिक, ये देखो पहले अगर मैं बना दूं, ये हमारे पास हाथ की डायरेक्शन आ गई, थंब की। हमारे सिलेबस में ए ओ लेवल AS A2 में हमारे पास सिर्फ जो है, सिलेबस में आप खोल के देख लो, सिर्फ हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नहीं है। ठीक है, और ये हमारे पास अगर आप इसको करो, करंट की डायरेक्शन हमारे पास ऐसे है। ओके, और उसने कहा फोर्स हमारे पास ऐसे है, तो हमारे पास ये होगी आउट ऑफ द पेज, वर्टिकली आउट ऑफ द पेज। हाँ जी, तो हमारे पास आ जाएगा इसका बी आंसर आएगा। कैसे, ये देखो यार, इसकी करंट की डायरेक्शन हमारे पास है इधर ऐसे, करंट की डायरेक्शन इसको ऊपर कर लिया। ओके, और इसको जो है हमने ऐसे कर लिया। इसको मैं क्या कर रहा हूँ मैं, ये देखो ये थंब आ गया। ठीक है, और इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करो। लेफ्ट जो है वो फोर्स को दिखाता है, फोर्स या मोशन को, फोर्स या मोशन को। ठीक है, फिर हमारे पास जो मिडल फिंगर है वो हमारे पास करंट की डायरेक्शन पे जाती है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर की। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ये। ओके, और क्या कहते हैं, थंब मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया, इसको मैं ज़रा रेस करूँ। ओके, ये हो गया थंब। ओके, और हमारे पास जो ये चीज़ है, ये ओके बन गई, ये हमारे पास है करंट की, और ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड की, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो ये आ रही है आउट ऑफ द पेज। ठीक है, अगर वो अंदर इस तरह, अगर वो नीचे होती, ऐसे होती, इंडेक्स फिंगर ऐसे होती, तो हमारे पास जो है वो होती इनटू द पेज। अभी ये वर्टिकली आउट, पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं, वो पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, नो 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 नो, टुवर्ड्स नहीं, टुवर्ड्स तो वो है फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स है। हाँ जी, क्योंकि वो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है, और सोर्स वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन यही है। ओके 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 ओके, अब आ जाओ। When there is a current, a solenoid magnetic field। हाँ जी, यार देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना करंट बढ़ाओगे उतना वो ये बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न इन द सॉलिनॉइड। जितना ये बढ़ाओगे उतना ये बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न इन द सॉलिनॉइड। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ टर्न कर लो, और मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कॉइल। जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ज़्यादा उसका वो होगा, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब हाँ जी, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है, ज़्यादा करंट है, ठीक है। ओके, स्पेसिंग क्लोजर टुगेदर,
जितनी क्लोज़र होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और जितनी ज़्यादा दूर होगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो वीक होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वीक होगी। आगे आ जाओ। ट्रांसफॉर्मर। कोर किससे बनती है? कोर हमेशा सॉफ्ट आयरन कोर से बनती है। लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर टू रिड्यूस एडी करंट इन द कॉइल, टू रिड्यूस एडी करंट, टू रिड्यूस एडी करंट्स और पावर लॉसेस, और टू इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बिटवीन द प्राइमरी कॉइल एंड द सेकेंडरी कॉइल। वो क्या फरमा रहा है, ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्वर्ट ऑफ टर्न है, इसमें कम है। ठीक है। सिंपल ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर कैसे करेगी? एफिशिएंसी कैसे करेगी? एफिशिएंसी के लिए हमें क्या चाहिए? एफिशिएंसी के लिए हमें क्या चाहिए? एफिशिएंसी के लिए हमें क्या चाहिए? इसने कहा है मोटी वायर इस्तेमाल करनी है या पतली वायर इस्तेमाल करनी है। मोटी वायर इस्तेमाल करो या पतली वायर इस्तेमाल करो, आप इसको देखो कि हमारे पास अब एरिया कितना है। एरिया कैसे हो? एरिया मतलब होगा ना, मोटी थिक का मतलब होता है मोटा एरिया, थिन का मतलब होता है कम एरिया। एरिया का क्या रिलेशनशिप है रेजिस्टेंस के साथ? एरिया का क्या रिलेशनशिप है रेजिस्टेंस के साथ? आर इज इक्वल टू रो, आर इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया जब आपका बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, पावर लॉसेस कम होंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगी, पावर लॉसेस कम होंगे। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा? इसका एरिया भराओगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस कम होगी। यस, रेजिस्टेंस हमारे पास कम होगी। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो P इज इक्वल टू आई, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। रेजिस्टेंस कम होगी तो हमारे पास पावर वहाँ से ज़्यादा बढ़ेगी, और क्या कहते हैं उसमें से ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन करंट से कर लेते हैं, करंट से करते हैं, इससे नहीं, क्योंकि ये तो हमारे पास वोल्टेज था नहीं ना, कांस्टेंट है। तो इसको हम अरेज करते हैं, इसको हम अरेज करते हैं, हाँ जी करंट से करते हैं। P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, आई स्क्वेयर यार क्या हो गया, सही तो लिख लूँ, आई स्क्वेयर आर। अब जितना कम आर, आई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, ठीक है। आर जो है जितना कम करोगे उतना आपके पास पावर लॉसेस कम होंगे। ओके, तो हमारे पास आ गया थिक कॉपर वायर। मोटी वायर यूज़ करोगे ताकि रेजिस्टेंस कम हो, रेजिस्टेंस कम होगी तो हमारे पास पावर लॉसेस कम होंगे क्योंकि करंट कांस्टेंट है। अब वो क्या फरमा रहे हैं? अब वो फरमा रहे हैं कि मुझे बताओ, क्वेश्चन 34, वो क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं कि मुझे बताओ प्रोडक्ट आर न्यूक्लियस एंड रेडिएशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। नेचर ऑफ द पार्टिकल्स मुझे क्या बता दो। प्रोडक्ट ऑफ डिके, अच्छा यह देखो, अगर मैं कर लूँ क्या कहते हैं यूरेनियम का, यूरेनियम 235 का मैं ऐसे बना देता हूँ। यूरेनियम का आएगा आपका बेरियम 141, और ये 56, और ये आ गया क्रिप्टॉन, और ये हो गया 92, और ये हो गया 36 प्लस अल्फा 24 प्लस गामा रे के फोटॉन्स। ये हमारे पास हो गए है एज एनर्जी, ये हमारे पास होती है एनर्जी। ओके, गामा रे के फोटॉन्स क्या होती है? 0 0। ओके 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 ओके। और अगर हम यूरेनियम 238 का बना देते, कहाँ गए यूरेनियम 238, हाँ जी ये रहा, यूरेनियम 238 का हम बना देते। ठीक है, ये मैं सिर्फ एग्जांपल ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका बनता है, इसका बन गया 90, और इसका बन गया 234 प्लस 42 अल्फा प्लस एनर्जी, गामा रे फोटॉन्स। ठीक है, गामा रे फोटॉन्स, फोटॉन्स एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होते हैं। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप प्रोडक्ट न्यूक्लियस, प्रोडक्ट ऑफ डिके ऑफ रेडियोएक्टिव आर न्यूक्लियस एंड रेडिएशन व्हिच इज एमिटेड, एक रेडिएशन जो कि एमिट होती है, रेडिएशन हमारे पास गामा रेडिएशन है। ओके, अब व्हाट इज द नेचर? यार अगर वो आइसोटोप है, आइसोटोप का क्या मायने है? आइसोटोप के क्या मायने है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का सेम नंबर होता है सेम, लेकिन न्यूट्रॉन्स का डिफरेंट होता है, न्यूट्रॉन्स का डिफरेंट होता है। अच्छा, न्यूट्रॉन्स का अगर डिफरेंट होगा तो मतलब नीचे वाला जो है वो तो सेम रहेगा, मास नंबर जो है हमारे पास वो डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर जो प्रोटॉन नंबर है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो अब उसके लिए देखो, अब ये देखो इसके लिए अल्फा, अल्फा हुआ ना, ये देखो मैंने ये बना इसलिए बनाई है, अल्फा और गामा रे फोटोन एनर्जी में रिलीज हुए, तो हमारे पास आ गया ए इसका आंसर। बाकी क्यों नहीं आंसर हो सकते? मैंने ये पढ़ लिया है बोट एंड अल्फा वगैरह, हाँ जी। न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द आइसोटोप इज फॉर्म इन, दस नहीं, अगर आप न्यूक्लियर, अगर
गामा की है होता ही नहीं है, गामा का तो होता है 0 0, तो इसका मैनेज कौन करेगा? मास नंबर, प्रोटॉन नंबर शुड बी कंजर्व्ड, न्यूक्लियस ऑफ द सेम एलिमेंट एज द आइसोटोप इज फॉर्म एंड बोथ पार्टिकल गामा एंड ये बीटा, बीटा होता है -1 0। जब हमारे पास यहाँ -1 0 आ जाए और यहाँ फर्स्ट कर लो, मैं इसका ही कर लूँ 93 234, जब तो ये तो प्रोटॉन नंबर ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन नंबर जब ज़्यादा आ जाएगा तो हमारे पास क्या कहते हैं वो तो नहीं रहा, क्या कहते हैं प्रोटॉन नंबर ज़्यादा आ जाएगा तो हमारे पास आइसोटोप तो नहीं रहा, प्रोटॉन नंबर शुड बी द सेम, proton number should be the same, nucleus of an element from an isotope different from the isotope is formed। अच्छा ओ अच्छा मैंने ये पढ़ा नहीं है, न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, उसने अभी क्या रेडी प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर न्यूक्लियस, अच्छा ये नहीं कहा कि इसका जो प्रोडक्ट है वो ये जो है ये हमारे पास वो हो, इसने ये नहीं कहा कि उसका प्रोडक्ट जो है वो उसके वो आइसोटोप हो, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द आइसोटोप, प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, अच्छा जो कि आइसोटोप से डिफरेंट हो, अच्छा ठीक है, ये मैंने फिर गलत स्टेटमेंट लिखी है, गलत स्टेटमेंट लिखी है, डिफरेंट फ्रॉम द आइसोटोप इज फॉर्म्ड एंड बोथ एन अल्फा बीटा गामा रेडिएशन इज एमिटेड, सही है। ओके, अब सी क्यों नहीं हो सकता? न्यूक्लियस ऑफ द सेम एलिमेंट का क्या मतलब है? सेम एलिमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास क्या कहते हैं 93 होना चाहिए नीचे, 93 जब नीचे हो जाएगा तो इसका आइसोटोप तो नहीं रहा ना वो, फिर न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, न्यूक्लियस ऑफ द सेम एलिमेंट अगर हो रहा है तो आइसोटोप उसका कैसे प्रोड्यूस होगा? आइसोटोप फिर हम कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्फा बीटा अगर, क्यों अगर देखो यार इसका ही कर लेते 238, हम कर लेते हैं या 92, इधर हम कहते हैं इसका ऑफ द सेम एलिमेंट, उसको हम कहते हैं यूरेनियम ही कर लेते हैं, यूरेनियम 93 और 234 238 ओके, प्लस बीटा -10, क्या ये एक आइसोटोप है? नहीं, गलत, आंसर गलत, ओके, तो ये हमारे पास आंसर गलत आ जाएगा, इसका गलत आंसर है। आइसो सेम एलिमेंट का मतलब है आइसोटोप कि मतलब उसका एलिमेंट सेम है, ठीक है, एक तो एलिमेंट सेम है और उसके बाद उसका बीटा जो है वो -1 होता है, उसका मतलब इसका प्रोटॉन नंबर ज़्यादा हो गया तो मतलब वो एक आइसोटोप नहीं बना। यूरेनियम 238 93 इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ इसका वाला। अगर दूसरी स्टेटमेंट सही है तो पहली स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती, इन दोनों में से एक स्टेटमेंट को होना पड़ेगा। ऑफ द सेम एलिमेंट, फिर सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, फॉर्म्ड और अल्फा पार्टिकल नहीं, अगर फॉर्म्ड हुआ है तो अल्फा पार्टिकल तो होता है प्लस अल्फा 2,4, तो इसका तो हो जाएगा 95 और नीचे हो जाएगा 90, क्या कहते हैं नीचे हो जाएगा हमारे पास 92, तो तो ये तो नहीं सही क्योंकि हमारे पास जो है शुड बी कंजर्व्ड, क्या कहते हैं प्रोटॉन नंबर और मास नंबर शुड बी कंजर्व्ड, तो हमारे पास ये भी गलत आंसर आ जाएगा, इसको मैं क्रॉस क्यों कर रहा हूँ और ये भी गलत आ जाएगा, हाँ जी ये। अब आ जाओ, वो क्या फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि एटॉमिक न्यूक्लियस डिके वन और मोर, ओके, अब वो कह रहा है कि मैं इसको डिके मार रहा हूँ तो मेरे पास कैसे आएगा, अगर मैं फर्स्ट कर लो, फर्स्ट करो, मैं एन ए का करता हूँ, एन ए का होता है 11 22, एटॉम डिकेज बाय वन और मोर रेडियो एक्टिव, अच्छा प्रोटॉन नंबर डिक्रीज बाय वन, इसको मैं कर लेता हूँ एन ए की कर लेता हूँ, एन ए का 10, प्रोटॉन नंबर डिक्रीज बाय वन, द प्रोटॉन नंबर शुड डिक्रीज बाय वन, ओके, प्रोटॉन नंबर कैसे डिक्रीज होगा, अगर हम फर्स्ट कर लो, अगर हम सिर्फ अल्फा करते हैं, अल्फा अल्फा 22 22 नहीं, अल्फा तो फिर यहाँ 18 हो जाएगा ना, 18 अल्फा 2,4, ये गलत हो जाएगा, प्रोटॉन नंबर है डिक्रीज होना, रेडियो एक्टिव विच प्रोटॉन विच का प्रोटॉन नंबर डिक्रीज बाय वन, मतलब इसका कह रहा है कि इसका जो प्रोटॉन नंबर है वो डिक्रीज करे, हाँ जी, तो यहाँ तो 2 आ जाएगा तो ये तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ अल्फा नहीं हो सकता, अगर हम कहते हैं अल्फा के साथ वो कर ले, क्या कहते हैं बीटा को, ठीक है बीटा को कर लेते हैं, बीटा ओके, बीटा -1 क्या गया जी भाई, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहा था, हाँ जी भाई क्या था -1 और यहाँ था हमारे पास 0, ओके, तो हमारे पास अब प्रोटॉन नंबर जो है वो डिक्रीज बाय 1 हुआ, क्यों? 10 + 2 - 1 = 11, हाँ जी,
प्रोटोन नंबर कंजर्व्ड है, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 और यहाँ 10 है, इधर जो है वो 10 है, प्रोटोन नंबर डिक्रीज बाय 1 हुआ है। ओके, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया ये। ओके, बाकी नहीं होना, ना बीटा से होना ना अल्फा, सिर्फ अल्फा डिके, गामा डिके का कोई फर्क नहीं पड़ता, गामा 0 0 होता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन इज नॉट करेक्ट, टाइम इट टेक फॉर द काउंट रेट ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल टू टी, ठीक है सही बात है। ओ अच्छा, नहीं सही बात है, बात सही, उसने गलत बात पूछ रहा है। हाँ, गलत बात पूछ रहा है। आगे वो क्या कह रहा है, आगे वो कह रहा है कि टाइम इट टेक्स फॉर द हाफ ऑफ द लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, अनडिकेट न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कम हो जाए, ठीक है। टाइम इट टेक्स फॉर द मास ऑफ द मास ऑफ द, ठीक है चलो मास भी कब हो सकता है, ओके ठीक है, मतलब वो हाफ हो जाए अपना सैंपल से, इनिशियल सैंपल से हाफ हो जाए, या अपनी पहले वाली वैल्यू से हाफ हो जाए, ठीक है। फिर टाइम इट टेक फॉर द हाफ ऑफ द न्यूट्रॉन्स, इस पर फिर एक और बात हो सकती है, एक्टिविटी की भी बात कर सकते हो। अगर एक्टिविटी होती तब भी वो हम यही कहते, तब भी एक्टिविटी के लिए भी अगर ये स्टेटमेंट इस्तेमाल करता तब भी हम यही कहते। और एक्टिविटी, टाइम इट टेक्स फॉर द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल टू हाफ ऑफ इट इनिशियल वैल्यू, टू हाफ, ठीक है। ये भी आप, टाइम इट टेक्स फॉर द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल टू हाफ, ठीक है, टू हाफ, HALVE, टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल, टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, या टू हाफ, सिंपल बात। आगे अपनी मतलब ये है ना ग्राफ हमारे पास, इसका ये ग्राफ अगर ये जो है ना एन है, या हम इसको एक्टिविटी कह रहे थे, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्टिविटी, और ये हमारे पास है एक्टिविटी ओवर 2। तो ये जो टाइम है ना, ये जो सारा जो टाइम है ना, इसको हम कहेंगे टाइम, इसको हम कहेंगे, ये वाला जो टाइम है इसको हम कहेंगे हाफ लाइफ, हाफ लाइफ। ओके, अब टाइम इट टेक्स फॉर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नहीं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की हम कोई बात नहीं करते, तो हमारे पास ये गलत स्टेटमेंट है, और हमारे पास गलत स्टेटमेंट है, तो हमारे पास डी आ गया। हाँ वो क्या कह रहे हैं, थिकनेस ऑफ द पेपर प्रोड्यूस बाय द मशीन, अब वो कह रहा है थिकनेस ऑफ द पेपर कमिंग आउट ऑफ द मशीन। हाँ जी भाई, इसमें हमें क्या करना है, इसमें पहले हमें देख लो कि इसमें द रोल, द ग्राफ सिस्टम टू कंट्रोल द थिकनेस ऑफ पेपर प्रोड्यूस बाय अ मशीन, द ग्राफ शोज हाउ द काउंटेड डायरेक्टर वेरीज विद द थिकनेस ऑफ द पेपर। ओके ओके ओके, मेक सेंस, ठीक है। पेपर, गामा बीटा पार्टिकल डायरेक्टर, पेपर है, रूलर है, बीटा पार्टिकल का सोर्स है। ओके ठीक है, ठीक है। वो काउंटर इसका डिक्रीज हो रहा है, लोअर स्क्वीज द पेपर when the counted detector below 12 काउंट्स पर मीटर सेकेंड। ओके, अच्छा पहले हम यहाँ पे 12 और 13 देख लेते हैं ना, 12 13 किधर है, ठीक है। उसने कहा है स्क्वीज करता है, ड्रॉप्स बिलो 12 काउंट एंड देन स्टॉप स्क्वीजिंग व्हेन द अबव 13 काउंट्स, बजेस अबव 13 काउंट्स। अच्छा 12 से 13 तक वो स्क्वीज कर रहा है। हम्म 11 12 13 14 11 12, ये हो गया 12, इसका हम लाइन को छोटी कर देते हैं। ओके, इसको हम कर देते हैं ये, ओके ये हमारे पास आ गया 12 के लिए। दूसरा हम कर लेते हैं ग्रीन से, ये आ गया हमारे पास 13, ये हमारे पास आ गया 13, और ये हमारे पास आ गया ये, हाँ जी, कितने मिलीमीटर है, 0.5 से हमारे पास कितने मिलीमीटर तक है, 0.5 से 0.60, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास है 0.60, 0.60, इसको हम रेड से करते हैं ना, 0.60, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 1 है। ओके, 0.5 से 0.60 तक हमने ग्राफ रीड करना है कि ग्राफ में वो कितना डिक्रीज आ रहा है, कितना वो चेंज आ रहा है। डायग्राम शो सिस्टम टू कंट्रोल द थिकनेस ऑफ पेपर प्रोड्यूस बाय मशीन। अच्छा ठीक है, द ग्राफ शो द हाउ द काउंटर रेट डिटेक्टर वेरीज विद द थिकनेस ऑफ द पेपर। अच्छा उसका काउंटर रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, काउंटर डिक्रीज हो रहा है, द रोलर स्क्वीजेस द पेपर व्हेन द काउंटर रेट डिटेक्टर ड्रॉप्स बिलो 12। ओके, बिलो 12 जब वो ड्रॉप कर जाता है तो उसको वो स्क्वीज करता है। अच्छा ठीक है, हम्म
एंड देन स्टॉप स्क्वीजिंग व्हेन द काउंट रेट अबव इज 13 काउंट्स पर सेकंड। जब 13 काउंट्स पर सेकंड आ जाए तो हमें वो जो स्क्वीजिंग है वो उसको स्टॉप कर देता है। अच्छा तो मतलब ऐसे जा रहा है, कहाँ गया ये, ठीक है। जब 12 से बिलो है तो उसको स्क्वीज स्क्वीज कर रहा है, और जब 12 से अबव है तो उसको वो स्क्वीज नहीं कर रहा। उसने वो पूछा है कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द वेयर कमिंग आउट ऑफ मशीन। ओके, 13 जब हो जाता है, नहीं बात, स्टॉप स्क्वीजिंग बंदा एट द रिएक्टर ड्रॉप्स बिलो 12 काउंट्स पर सेकंड। 12 काउंट्स पर सेकंड होता है तो वो उसको स्क्वीज करना शुरू हो जाता है। और स्टॉप स्क्वीजिंग अंडर काउंट रेट, अच्छा तो ऐसे हो रहा है ना, फिर ऐसे हो रहा है 12 काउंट्स पर सेकंड। ओके, 12 काउंट्स पर सेकंड, ठीक है। ये हमारे तब, अच्छा ये चीज़ है रही है, अच्छा ऐसे स्क्वीज कर रहा है वो। ओके, और इधर वो स्क्वीज कर रहा है और इधर वो स्टॉप कर जाता है स्क्वीज करने। ओके, तो इन दोनों को अगर हम इसको बड़े वाले एरिया को अगर हम और छोटे वाले एरिया को हम माइनस करें तो हमारे पास ये जो चीज़ आएगी, ये वाली जो चीज़ है जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा इसका एरिया, ये हमारे पास आ जाएगी इसकी थिकनेस। तो अब वो ये पूछ रहा है कि हमारे पास ये चीज़ क्या आई है, ये वाली जो चीज़ है, ये हमारे पास जो चीज़ आई है ये हमें बता दो, इसका थिकनेस आ जाएगी इतनी, 0.50 से 0.60 मिलीमीटर। ग्राफ रीड करना था इसमें। अभी इसमें क्या है, टॉप टेबल गिव्स द सोलर सिस्टम की वैल्यू ऑर्बिटल ऑफ मार्स। याद कर लो कैसे, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नाचोस। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नाचोस, ठीक है। ओके, इसका ये सन से है ना, हाँ जी। ओके, यहाँ सन है, इधर सन है। ओके, ये है जी, अर्थ के बाद आ रहे हैं तो मार्स ने इधर आना है, मार्स ने इधर आना है, मार्स ने इधर आना है। मार्स की तो 365 से फिर ज़्यादा होनी चाहिए, 365 से ज़्यादा होनी चाहिए, 4330 से कम होनी चाहिए। इसका आ गया बी आंसर। ओके 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 ओके, विच रिएक्शन प्रोड्यूसेस एनर्जी दैट पावर्स द सन। किसी भी स्टार की अगर आप बात करो, ठीक है, ऑल स्टार्स, ठीक है, तो उनकी जो एनर्जी है वो होती है फ्यूजन। उनकी एनर्जी किससे होती है, फ्यूजन से होती है। फ्यूजन ऑफ हाइड्रो, यार इसका जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन होता है हमारे पास, एक दो होता है, हाँ जी, वो हमारे पास हीलियम में जा रहा होता है। हाइड्रोजन अभी मैं उसके बात नहीं कर रहा, एटॉमिक नंबर मैं खुद भूल गया हूँ, केमिस्ट्री हम बहुत भूल गए हैं उसकी। हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में जा रहा होता है। हीलियम तो होता है 2 4, ठीक है, क्योंकि हीलियम का जो है अल्फा, अल्फा और हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्फा में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अल्फा 2 4 में। तो अभी ये फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इंटू हीलियम। ओके जी भाई, नेक्स्ट सवाल में आओ। नेक्स्ट सवाल हमने किया है, नेक्स्ट सवाल उसका ये था कि डायमीटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज अप्रोक्सीमेटली 10,000 लाइट ईयर्स। 10,000 नहीं है, कितना लिखा है ये, 1 लाख है, हाँ जी, 1 लाख है। तो ये हो गया कितना, 1 मिलियन लाइट ईयर्स। व्हाट इज द डिस्टेंस इन मीटर्स। यार देखो, लाइट ईयर को पहले हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। लाइट ये स्पीड है 3.0 इंटू, टाइम कितना है, 1 साल में कितना टाइम होता है, सेकंड। ये हम स्पीड मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं, ये मीटर पर सेकंड होती है। टाइम को हम सेकंड में ले रहे हैं ताकि हमारे पास डिस्टेंस जो है वो मीटर में आए। तो हमारे पास 1 लाइट ईयर इतना ज़्यादा डिस्टेंस इन मीटर्स। तो अब एक जब लाइट ईयर, जब एक्स कर लेते हैं, जब 1 लाइट ईयर ले रहा है, कहते हैं 9.5 इंटू 10 की पावर 15 मीटर्स, तो हमारे पास क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कितने हो गए ये, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख लाइट ईयर्स कितना लेंगे, तो हमारे पास एक्स आ जाएगा, क्या कहते हैं, 9.5, 1 2 3 4 5 5 जीरो है इंटू 10 की पावर 20 मीटर्स। ओके ओके ओके, ये हमारे पास आ गया डी आंसर। जी भाई, हो गया सारा पेपर, ठीक है, सारा पेपर हो गया। अब और पेपर्स हम करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और पेपर्स आपको मिलते रहें। ओके, चलो बाय बाय।